हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी और इस सब्जेक्ट के हमने 2 यूनिट अपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। दोनों के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे और दोनों की जो पीडीएफ लिंक है वो भी हमने जो अपनी वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड कर दी है। वहां जाके आप चेकआउट और डाउनलोड कर सकते हो इजिली फ्री में carevelpharma.in। तो बात करें हम आज की वीडियो में, तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो हमारी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा लेंदी, लेकिन आपको इसी वीडियो में कंप्लीट जो हमारी यूनिट 3 है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट 3 का थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे कि इसके अंदर हमको पढ़ना कैसे, क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। साथ में आपको बता दूं कि इस जो हमारी यूनिट 3 है इसके अंदर हमारे आते हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम। तो टोटल हमारे 9 प्रोग्राम है जिसको हम आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब अगर छोटा मोटा प्रोग्राम हम जो है मिनिमम 5 से 10 मिनट भी लेते हैं तब भी हमारी वीडियो अच्छी खासी घंटे भर से ऊपर की जाने वाली है। तो क्या करना है आपको कि इसके मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आपको जो भी प्रोग्राम देखना हो आप चाहो तो 2-3 बार में देख सकते हो। अब बस रिक्वेस्ट है कि जो स्टार्टिंग के प्रोग्राम वो आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है डिटेल्स थोड़ा ज़्यादा बताई जाती हैं, देन वो चीज़ें जब रिपीटेड होने लगती हैं तो बाद में बस चीज़ों को बताया जाता है। तो आप ये चीज़ समझ रहे होगे कि एक साथ जब वीडियो बनती है तो ऐसा ही होता है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखना, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो आप चाहो, अगर आपको स्लो लगे। बाकी आप चाहो तो 2-3 पार्ट में करके देख सकते हो। इन सब प्रोग्राम होंगे, इनके टाइम स्टैम्प मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको यहाँ चैप्टर पर शो भी हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि भाई इतने सारे प्रोग्राम हैं और ये सबको हम याद कैसे करेंगे, मतलब एग्जाम में करके कैसे आएंगे। भाई ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी 2 यूनिट हैं, यूनिट 3 एंड 4। अब यूनिट 3 और 4 जो हमारी वो टोटली हमारी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के ऊपर है। अब इस यूनिट के अंदर जो 3 है उसमें लगभग हमारे 9 प्रोग्राम है और 4th यूनिट में लगभग 6 प्रोग्राम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 15 प्रोग्राम हमारे दिए हैं। अब कोई सा भी इनके अंदर से आ सकता है, तो आपको कैसे याद रहेगी ये चीज़। तो देखो इसके लिए हमारा सिंपल सा फंडा है कि देखो जो हमारा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही जो हमारा सोशल एंड पेडियाट्रिक फार्मेसी है वो हमारा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको क्या है, मोस्टली कहानियों पे, यानी कि एक तरह से लैंग्वेज बेस्ड हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको चीज़ों को समझना है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर टोटल हमारे 9 जो है प्रोग्राम्स है, तो इनकी एक एक चीज़ आपको टू वर्डिंग याद नहीं होगी। आप सोचो कि यहाँ जो लाइन लिखी है वही लाइन आपको याद हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है कि उस लाइन का मतलब समझना है, यानी कि इस प्रोग्राम का आपको मतलब समझना है। शुद्ध हिंदी में समझो या आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप समझ लो और उसको आप अपने मन में बिठा लो। देन जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे हर किसी में कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा, उन टेक्निकल टर्म्स को आपको याद रखना है। देन उनका यूज करके आपको अपनी लैंग्वेज में वो सारी कहानी की तरह इसको लिख कर आना है। तो ऐसे ही आप इस पूरे को याद कर सकते हो, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो। आप सोचो कि रट्टा लगा लो तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिट सिर्फ 3rd का जो है इतने पेज है यहाँ पर, यानी कि पूरी ऑलमोस्ट ये मेरी पूरी नोटबुक भर गई है केवल 3rd यूनिट से यहाँ पर। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप रट्टा वगैरह लगा सको। तो बस यही एक ऑप्शन है कि आप चीज़ों को समझो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझो, देन अपनी लैंग्वेज में खुद से उसको बना कर लेके आओ। बस जो मेन हमारा कंटेंट है या टेक्निकल टर्म्स है उनको आप याद रखो और उनको यहाँ पर आप यूज़ करो। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अपने पूरी यूनिट का इंट्रोडक्शन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो ये एक्चुअल में हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे होते क्या है। तो देखो सिंपल सी बात, अगर मैं एक पूरी हमने स्टडी की, ये पता लगा कि जैसे कोई भी पर्सन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल पर्सन है, अच्छा खासा है, मतलब स्वस्थ है, कोई भी बीमार नहीं है। अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ कॉजेज आते हैं। जैसे हमारा मान लो बारिश हुई, सर्दी जुकाम लग गया, कोई वायरस हुआ, किसी के मतलब किसी के कॉन्टैक्ट में आ गया, कोई बीमार था। तो इस तरह हमारे बहुत सारे कॉजेज होंगे और उन कॉजेज के थ्रू क्या होता है, धीरे धीरे वो पर्सन हमारा क्या होता है, नॉर्मल पर्सन हमारा बीमार हो जाता है या सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब अगर वो हमारा बीमार होगा या कोई इसके अंदर डिसीज जब आ जाती है, तो जब वो डिसीज या बीमार हमारा जब सीरियस कंडीशन में जाता है तो वो केस हमारा क्या करता है, मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी रेट को बढ़ा देता है। अब ये दोनों वर्ड क्या है इसको समझ लो, ये आपके आगे भी काम आएंगे। तो मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पेशेंट्स का इंक्रीज होता ना। अब जैसे अगर मान लो कोई सिक या बीमार हुआ तो नॉर्मल वो है कि घर पे बुखार वुखार आ गया, लेकिन अगर वो सीरियस होगा तो वो क्या होगा, हॉस्पिटल वगैरह जाएगा और पेशेंट्स हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, पेशेंट, क्योंकि अब वो थोड़ा सीरियस बीमार हो गया और उसको दवाइयों की जरूरत है अच्छी खासी। तो वो हमारा हो जाता है मॉर्बिडिटी, यानी कि कोई भी हमारा जो पेशेंट है वो मॉर्बिडिटी है। मॉर्बिडिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स का हमारा बढ़ जाना। सेकंड हमारा आता है मॉर्टिलिटी। अब क्या हो गया, कोई पेशेंट बन गया लेकिन पेशेंट होने के बाद भी वो क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डेथ की तरफ जाने लगता है। कि मान लो अगर कोई बंदा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा ना हो किसी के साथ, पर होता ही है, जिंदगी का सत्य है। तो ऐसा क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या है, डेथ कर जाएगा और उस वाली कंडीशन को बोलते हैं मॉर्टिलिटी। अब यहाँ पर दो मॉर्बिडिटी, यानी कि मोर वी आ जाए वर्ड, तो यहाँ समझने
लेना कि वो अभी पेशेंट है, मरा नहीं है, और मोर्टिलिटी आता है यानी कि टी आता है तो वो हमारा आ जाता है पेशेंट हमारा डेड कर चुका है। तो ये दोनों कैसा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है पूरे में कि कोई बंदा हमारा जो नॉर्मल होता है धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉजेस आते हैं, वो बीमार होता है, बीमार होकर क्या है पेशेंट हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट्स बढ़ते हैं, और साथ में क्या है डेथ रेट भी बढ़ता है, यानी कि पेशेंट की मरने की जो दर है, यानी कि कितने पेशेंट मर रहे हैं, वो भी हमारा क्या होता है इंक्रीज होता जाता है, डेथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा होता है मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी बढ़ती जाती है। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है भाई सरकार हमारी क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो एक्चुअल में ऐसी हर तरफ क्या हमारे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और गवर्नमेंट अपना काम जो है अच्छे से करती रहती है। अब एनालाइज करो कि धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारा पूरा डाटा है वो क्या धीरे धीरे जब हमारा मतलब गवर्नमेंट के कुछ इतने सारे हमारे प्रोग्राम वो क्या करते हैं धीरे धीरे एनालाइज करते जाते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डाटा को एनालाइज किया कि भाई मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट एनालाइज करके इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो डेवलप करती है कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को। अब ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है ये एक्चुअल में पकड़ते हैं जड़ मतलब क्या होता है रूट कॉज कि आखिर वो बीमारी हमारी हुई कैसे। तो जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ कि मान लो ये हमारे नॉर्मल पर्सन है, अब यहाँ पर क्या हुआ धीरे धीरे कि मान लो ये एक मोहल्ले में रहते हैं, 4 लोग हैं, अब इनका एक दोस्त आया बाहर से और वो क्या करता है सिगरेट पीता है, भाई क्या सिगरेट फूकता है और अपने आप को 30 माह का समझता है, मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने दिखाया कि वो भाई चिल रहता है, तो अब उसने क्या किया कि उसने भी नॉर्मल हो गए, भाई लो लगा लो सट्टे 2 लगा लो, मीठी मीठी लगती है, मीठी मीठी करके बोलते हैं, और करते करते जो नॉर्मल बंदे हैं वो भी हमारे क्या करें सिगरेट पीने लग गए। तो इस तरह हमारे कॉज कहीं से भी आ सकते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल बता दिया कि ये है, बाकी और भी कई तरह के कॉज हमारे हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकती है बीमारी। तो अब वो नॉर्मल बंदे भी क्या होंगे धीरे धीरे हमारे सिगरेट पीते पीते क्या हो जाएंगे बीमार होने लगेंगे, दिमागी परेशानी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, लंग्स में प्रॉब्लम होगी, इस तरह करते करते ही होगी। तो अब जो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये इस रूट कॉज को पहचानते हैं और देन क्या करते हैं इस रूट कॉज को क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे, और ये इनहिबिट करके क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे नॉर्मल पर्सन है वो हमारे बीमार ना हो, और जब हमारे जो नॉर्मल पर्सन है बीमार ही नहीं होंगे तो ना ही हमारे ये बीमार होंगे, ना ही वो पेशेंट बनेंगे, ना ही वो मरेंगे। तो इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। अब ये बहुत सारे होते हैं, हमारे तरह तरह के होते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई एक ही प्रोग्राम हर किसी को मैनेज नहीं कर सकता। तो हर किसी के लिए जैसे मान लो घर पर अगर मम्मी और पापा हैं तो दोनों का अलग काम है, अगर मम्मी प्यार से रखती हैं तो भाई पापा आपको फिर मारते होंगे, और पापा लोग अगर प्यार से आपसे सारे बात करते हैं डिस्कस करते हैं तो मम्मी लोग आप पे डांटते होंगे। तो दोनों इस तरह से हमारे रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होते हैं हमारे। तो मेन काम क्या है कि ये हमारे प्रिवेंट करते हैं कोई भी डिसीज़ होने से, यानी कि हमारी डिसीज़ को होने से रोकते हैं। सेकंड क्या है, जैसे ही हमारी डिसीज़ होने से रुक जाएगी जो मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है सॉरी ये हमारे क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे, और पेशेंट के मरने की दर कम हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारे जो लोग हैं वो खुशहाली से रहने लगेंगे। तो यही हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में वही मैंने बोला ना, आप देसी फंडा समझ गए कैसे क्या होता है। अब इन्हीं को आप जो अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देसी मतलब अब टेक्निकल टर्म में समझे तो आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि जब इंडिया हमारा क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, तो अब जब हमारी कमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आई तो उन्होंने क्या किया डिफरेंट टाइप के हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए। अब ये हेल्थ जो प्रोग्राम थे उनका मेन एम क्या था कि ये कंट्रोल कर रहे थे हमारी डिसीज़ को, यानी कि बीमारी को हमारे ये कंट्रोल कर रहे थे, एंड आल्सो डिक्रीजिंग द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट। तो जो हमारे क्या कर रहे थे मेन एम क्या था जो नेशनल प्रोग्राम थे कि ये हमारी डिसीज़ को क्या कर रहे थे कंट्रोल कर रहे थे, और जो हमारे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी था इनको क्या कर रहे थे डिक्रीज कर रहे थे। तो यही मैं आपको बताता हूँ। मान लो जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर दोज प्रोग्राम विच आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच मेन एम इज टू कंट्रोल द डिजीज एंड आल्सो यूज टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट इन इंडिया। तो बस सिंपल सा क्या है, आपने जो भी आपने सुना उसी की तरह आपने क्या किया लैंग्वेज बना दी। ये बनाना थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ी सी कमांड हुई इंग्लिश में, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं चाहिए, बस आप बनाते जाओगे आपका चलता जाएगा। तो ये हमारे होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। तो टोटल जो हमारे ये यूनिट 3 है इसमें 9 प्रोग्राम हमारे दे रखे हैं। सबसे पहला हमारा आता है HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, सेकंड आता है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, थर्ड आता है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, फोर्थ है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फिफ्थ है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सिक्स है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, सेवंथ है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, और एट्थ है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डीफनेस, एंड यहाँ पे 9th हमारा आता है पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो इनका जो सीरियल नंबर है वो बिगड़ चुका है। आप सोचो सिलेबस में जैसे कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। अब हमने बना चुके हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, अगर आपने नहीं देखे हो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसके तहत अगर हम देखें तो हमारी यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 के अंदर हमारे जो 5-6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आता है। एक HIV वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, फिर एक जो हमारा IDSP वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड हमारा लेप्रोसी वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन वाला इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 प्रोग्राम 9 में से ऐसे हैं जो हमारे मोस्टली टाइम एग्जाम में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। अब इनके अलावा हमारा क्या है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस और कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, डिफनेस,
इनके लिए, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस हमारा पासा पलट गया और हमारी चीज़ें गलत आ गई तो इनके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू आपके पास होगा कि आप इनको खाली छोड़कर नहीं आओगे, आप लिख कर आ सकते हो। तो चलो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे आगे के सभी प्रोग्राम को समझते हुए चलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी अपनी रफ नोटबुक और पेन लेकर बैठो, और जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा ना, वैसे आप प्रोग्राम की अगर छोटी मोटी चीज़ बताते जाओगे आपको ये प्रोग्राम जो अच्छे से याद रहेगा। तो एक प्रोग्राम मैं आपके सामने उस तरह पढ़ के दिखाऊंगा, बाकी मैं जस्ट देसी कराऊंगा, आपको बस समझ के खुद लिखना है। तो हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पर आता है HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब HIV और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में दो चीज़ आपके सामने आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी रफ नोटबुक उठानी है और वहाँ पर इस तरह लिखना है HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो भी चीज़ आ रही है उसको फुल फॉर्म आप यहाँ पे कर दो। तो HIV क्या है, हमारा एक वायरस होता है जिसका नाम क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो एड्स है इसकी क्या है, ये हमारा सिंड्रोम है, यानी कि ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है हमारा। अब इनके बारे में पढ़ें तो एड्स डज नॉट इटसेल्फ कॉज, जो हमारा एड्स होता है, जो हमारी बीमारी में, देखो जो HIV है वो हमारा वायरस है, लेकिन जो बीमारी है वो हमारी क्या है, एड्स है एक्चुअल में। तो जो डिजीज एड्स है हमारी, वो खुद हमारी बॉडी में क्या करती है, डेथ कॉज नहीं करती, बल्कि क्या करती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो अब क्या करेगा, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में बाहर की चीज़ों से लड़ता है, झगड़ता है। हमारे क्या है, पूरे बॉडी का मतलब आर्मी है, फौज है। तो अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि अगर हमारे देश के जो हमारे बॉर्डर है हर तरफ है, वहाँ अगर हमारी आर्मी नहीं होगी तो कोई भी देश तुरंत आके हमारी देश पर अटैक करके हमारे देश को लूट ले जाएगा। तो सेम फंडा है कि ये हमारा क्या करता है, एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और जब इम्यून सिस्टम ही नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, और इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करता है कि डेथ कॉज करेगी। तो यही हमारा होता है एक्चुअल में एड्स की, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। और एक और चीज़ जो इसके अंदर एड्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन में क्या आती है कि जो हमारी खुद की बॉडी है एक्चुअल में, वो बॉडी हमारी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि कौन से सेल हमारे हैं, कौन से सेल हमारे फॉरेन के हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो खुद के सेल्स को ही क्या करने लगती है, मारने लगती है। जो हमारे इम्यून सिस्टम है डैमेज हुआ है, लेकिन बच्चा को जो इम्यून सिस्टम अपने खुद के ही सेल्स को मारने लगता है। इसीलिए इसका जो नाम क्या है, ऑटो इम्यूनो, यानी कि क्या है, खुद को ही ये हमारा क्या है, मारा जा रहा है, खुद की मतलब इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता जा रहा है। इसीलिए इसका नाम है ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी कि एक तरह से डिसऑर्डर हो गया हमारी बॉडी में कि भाई खुद के सेल्स हमारी ये बॉडी मारती जा रही है। तो ये हमारा एड्स होता है, जिसके बारे में हम समझ गए। एड्स का इंट्रोडक्शन आपको लिखना जरूरी है। अब सेकंड देखा जाए तो जो हमारा एड्स है, वो एक और लाइन ऐड कर सकते हो आप कि जो एड्स है वो हमारा कॉज होता है HIV वायरस के थ्रू। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो एड्स होता है हमारा, उसका कोई क्योर नहीं होता। अब तक जो है हमारा एड्स या HIV का कोई मतलब इलाज नहीं आया है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम इसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो यही है मेन एम कि हम क्या करना है, हमको देखो मेन आपको समझ आया क्या है कि हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है HIV को फैलने से, और लोगों को अवेयर करना है, उनको जागरूक करना है। तो अब यहाँ पर हमारी कहानी आती है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो अब हमारे जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में, तो इसके शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं NACP। तो इस तरह आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाने हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है। ऑटो इम्यूनो आपको मैंने जो समझा दिया वो आपके दिमाग में बना रहेगा। जो पॉइंट्स आप बोलते हो वो आपको बस अपनी नोटबुक में लिखना है। तो NACP शॉर्ट फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1957 या 1987 में ये हमारा क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो ये डेट आप यहाँ पर लिख लो। तो बस इसी तरह आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाओगे ना, आपको सारी कहानी यहाँ पर याद रहेगी और आप कभी नहीं भूलोगे। आपको रिवीजन भी करना है, सिर्फ आप इतने पार्ट को रिवाइज करोगे, आपको पूरी कहानी जो है अच्छे से याद आ जाएगी। तो जो हमारा NACP है वो हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था 1987 में हुआ था। अब इसके लिए जो हमारा NACP है, इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी एक संस्था है, पूरी गवर्नमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन काम क्या है हमारा कि ये हमारा जो NACP यानी कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको स्टेबलाइज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और इसकी देखरेख करेगा कि ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जस्ट एग्जांपल के लिए समझ लो कि भाई आपकी क्लास में जब टीचर बाहर जाता है तो वो क्या करेगा, सबसे बोल के जाता है कि भाई आप सबको क्या रहना है, चुप रहना है, यानी कि आपको शांत रहना है, बातें नहीं करनी है। अब भाई ऐसे तो कोई रहेगा नहीं, सब बातें करेंगे। तो उसके लिए क्या करेगा, आपके क्लास के मॉनिटर को खड़ा करेगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR को, और बोलेगा कि अब आप चेक करो कि भाई कोई बातें ना करे। कोई बातें करेगा तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। वो अलग बात है कि CR ही खुद सबसे ज़्यादा बातें करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब खड़ा कर दिया कि वही वो सब चीज़ों को चेक करेगा। तो उसी तरह जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और उनसे बोला गया कि आप क्या करोगे, इस NACP प्रोग्राम को, जो कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको आप इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि इस प्रोग्राम को लगाओगे और इस प्रोग्राम को आप मॉनिटर करोगे कि कोई दिक्कत ना हो। और अगर ऐसा कुछ होता है देन इन्होंने बोला कि भाई तुमको हम देख लेंगे, यानी कि वही है कि CR से बोला कि भाई तुम अपनी तैयारी करो, और तुमने अगर मतलब तुम सबको शांत रखो, और अगर तुम ही बात करोगे तो तुम्हें हम देख लेंगे। तो इस तरह हमारा पूरा ये चलता है, पूरा का पूरा सिस्टम।
अब यहाँ पर जो मेन एम हमारे इस प्रोग्राम का वो क्या है कि इनका मेन एम है कि ये HIV का जो इन्फेक्शन है इस इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर सकें, यानी कि इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकें और इसको इतना मिनिमाइज कर सकें कि ये हमारी कंट्री में फैले ना, और साथ में इससे क्या होगा, हमारी जो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट है वो हमारी क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। तो सिंपल सा इतना सा हमारा फंडा होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। अब ये हमारे ट्रीट तो कर नहीं सकते, तो इनका मेन एम यही है कि ये हमारे कंट्रोल करेंगे। तो ये बेसिक इंट्रो है, ये आप याद रखोगे, आप कहीं भी कहानी लिखकर आ सकते हो। देखो यहाँ मैंने इस तरह बनाया कि इन्होंने क्या किया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका मेन काम क्या है कि ये हमारे जो NECP थी यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन इसको मॉनिटर भी यही करेंगे। अब इनका मेन एम क्या था कि ये HIV इन्फेक्शन को कम कर सकें, जिससे हमारे जो मर रहे थे लोग यानी कि मॉर्टिलिटी एंड जो पेशेंट बीमार हो रहे थे मॉर्बिडिटी, इन दोनों रेट को हम क्या कर सके, डिक्रीज कर सकें। तो ये बेसिक फंडा आप इस तरह लिख लोगे शॉर्ट नोट्स में, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब जो बाकी की कहानी है वो आप यहाँ देसी फंडे में समझते जाओ। तो ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो HIV फैलता है वो ब्लड से फैलता है। ब्लड अगर ट्रांसमिट हो गया, इधर उधर कट गया, तो ये चीज़ फैलता है। तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जो ब्लड ट्रांसफर होगा वो हमारा सेफ होना चाहिए। सेकंड, रिडक्शन ऑफ STD ट्रांसमिशन, यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हमारी होती है STD, इनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई लोग बिना प्रोटेक्शन के मतलब सेक्स वगैरह करते हैं, तो उस केस में हमारे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि HIV हमारा फैल जाता है। तो यही एक रीजन है कि आपको ये करना है। अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी मिथ बना हुआ है, मतलब एक धारणा बनी हुई है कि अगर किसी को HIV या एड्स होता है तो वो हमारा क्या होगा, सेक्स करने से ही होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ब्लड, देखो यहाँ भी सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन का लिखा है कि भाई ब्लड अगर ट्रांसमिट किसी और रीजन से हो जाता है, मान लो किसी के कटा हुआ ब्लड किसी के कट में लग गया, निडल्स हमारी किसी की यूज़ हो गई, डुप्लीकेट किसी ने यूज़ की, वही निडल किसी और को लगा दिया, तो बहुत चांस है कि ऐसे केस में HIV हमारा फैल सकता है। और STD से ज़्यादा चांस है कि हमारा फैलेगा, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली पहुँच गया। तो इसलिए STD से ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लड है वो कहीं भी आपका मतलब किसी को यूज़ ना हो, और सिरिंज वगैरह आपको डुप्लीकेट यूज़ नहीं करनी, मतलब किसी के लगी हुई यूज़ नहीं करनी है, सिंगल यूज़। तो बस इस चीज़ में ध्यान रखना है कि ब्लड कैसे भी ट्रांसफर ना हो पाए। अगर ब्लड ट्रांसफर हो गया ना किसी का वहाँ पर, बिना HIV टेस्ट के आपने कर दिया, तो वहाँ पर फिर आप नहीं बच सकते। तो ये आपके लिए सबसे मस्त चीज़ है। फिर STD ट्रांसमिशन में भाई आपको कौन यूज़ करनी है और STD ट्रांसमिशन को रोकना है। फिर प्रिवेंट ऑफ HIV ट्रांसमिशन, HIV ना फैलने पाए। फिर स्टेबलाइजमेंट ऑफ सर्वेलेंस प्रोग्राम, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग क्या होता है, लोगों को मतलब पता ही नहीं होता कि किसी को वायरस है और वो एक दूसरे में फैला देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर्वेलेंस प्रोग्राम हमारे होने चाहिए जो इन सब चीज़ों पे नज़र रखे। देन ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ, जो हमारे हेल्थ स्टाफ है जो मतलब इस HIV में भाग ले रहे हैं, इनको ठीक कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिले, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये फैलती है बहुत जल्दी, इधर उधर अगर उसके ब्लड प्रॉपर लोग ध्यान ना रखें तो वो फैल जाएगी। तो जो हेल्थ स्टाफ है उनमें ना फैले, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ मतलब प्रॉपर कैसे लोगों का ख्याल रखना है। यहाँ पर फिर आता है टू डिक्रीज मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी, ये हमारा डिक्रीज करना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट डेवलप करना है। देन टू मिनिमाइज द सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन से जो हमारे सोशल इंपैक्ट पड़ता है हमारी पूरी सोसाइटी पे, उसको हम डिक्रीज कर सकें। अब जो हमारा नेशनल एड्स प्रोग्राम है, इसके अंदर भी कुछ हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स लाए गए हैं जिससे हम इसको और अच्छा बेहतर बना सकें। तो जो पहला हमारा आता है ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में ऑब्जेक्टिव में बताया था कि हमारा मेन एम यही है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो हमारा सेफ हो सके। तो इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम रहेगा ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम। इसमें क्या है कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द इजिली असेसेबल एडिक्यूट सेफ एंड क्वालिटी ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव, यानी कि यहाँ पर क्या है कि हमको बिल्कुल सेफ और क्वालिटी वाला ब्लड चाहिए और उस ब्लड में बिल्कुल भी वायरस वगैरह नहीं होने चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, टू एजुकेट एंड मोटिवेट पर्सन अबाउट डोनेशन ऑफ ब्लड, लोगों को डोनेशन के बारे में बताओ कि ब्लड आप डोनेट वगैरह कर सकते हो। टू इन्फोर्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ब्लड, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ब्लड, और टू इंश्योर ऑर्गेनाइज ब्लड बैंकिंग सर्विस वगैरह होनी चाहिए। तो ये ब्लड हमारी सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में। सेकंड, कंडोम प्रोग्रामिंग, तो ये हमारा क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रैक्टिकल वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन इज द यूज ऑफ कंडोम। अब सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर, जो हमारा सेक्स मतलब जो HIV हमारा ट्रांसमिट होता है वो होता है STD डिजीज, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के थ्रू। तो ये बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग मतलब इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो कंडोम का यूज मस्ट कंपलसरी है, इसको आप जरूर करो। अब बहुत लोगों में क्या धारणा बनी है कि केवल वो ये सोचते हैं कि कंडोम क्या करता है, बच्चों को प्रिवेंट होने यानी कि बचाता है, यानी कि प्रेग्नेंट होने से बचाता है, लेकिन वो साथ के साथ STD डिसीज से भी बचाता है। ये लोगों को मतलब इतनी नॉलेज वगैरह अवेयर नहीं है, तो आप भी अवेयर वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप चाहते हो कि इन्फेक्शन वगैरह सबसे बचे हो तो कंडोम का यूज आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है।
बाकी कन्विंस द क्लाइंट्स एंड कमर्शियल सेक्स वर्कर अबाउट इंपॉर्टेंट ऑफ यूज कॉन्डम, यानी कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं जो मतलब इसे यही काम करते हैं मेनली, तो उनके लिए भी रेड लाइट एरिया वगैरह में, तो उनके लिए भी मेन है कि आप कॉन्डम वगैरह का यूज़ प्रॉपर करो। तो जब इसका यूज़ होगा तभी क्या हो सकता है भाई, HIV ट्रांसमिशन हमारा रुक सकता है। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया। अब साथ के साथ इसके लिए हमारे कुछ मतलब चीज़ें भी आती हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। एक हमारा IEC है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेटिंग प्लान, इंपॉर्टेंट रोल। अब इनके मेन काम क्या होंगे, टू ट्रेन हेल्थ वर्कर इन एड्स कम्युनिकेशन, जो हेल्थ वर्कर्स हमारे उनको ट्रेन कर सकें। सपोर्टिव इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकें जो हमारे HIV के लिए पर्सन है उसको केयर, क्योंकि भाई उसको एकदम तुम पता चले कि उसको HIV है, अब तुम उसको ऐसे डरा धमका दो, वो कर दो कि उसको HIV वायरस पहले मार दे, आपकी टेंशन डिप्रेशन पहले ही मार देगा। तो इसलिए उसकी केयर भी प्रॉपर करनी है। इसके अलावा टू रेज द अवेयरनेस फैलानी है, इंप्रूव नॉलेज करना है, यानी कि ये हमारा छूने से नहीं फैलता है, आप इसके मतलब अवेयर रहो। क्या होता है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, और इसके थोड़े बहुत चांस ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और वही STD है, उनसे प्रिवेंट करना है यहाँ पर। अब टारगेटेड इंटरवेंशन क्या है हमारे यहाँ पर, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, यानी कि जो हमारा मेन टारगेटेड लोग होते हैं उनको हमें स्पेशल केयर देनी है। जैसे जो वल्नरेबल लोग होते हैं, यानी कि जिन पे मोस्टली चांस है कि भाई वो फैल सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो भाई किसी फैमिली में क्या निकल आया कि किसी बंदे को HIV पॉजिटिव निकल आया, तो उसकी फैमिली में हम क्या करेंगे, स्पेशल वो वल्नरेबल पेशेंट्स हो गए कि उनकी चांस हो सकते हैं कि उसकी फैमिली में हो, क्योंकि भाई मोस्टली जब घर भर में रहते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी हो जाता है, और जो उसकी वाइफ वगैरह है तो ये चांस है कि भाई हो सकता है, तो इसलिए उनकी स्पेशल केयर हमको करनी है, तो वो टारगेट इंटरवेंशन कहलाएगी। अब लास्ट आता है वॉलंटियर काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, तो इसको हम BCT बोलते हैं। अब इनका मेन एम यहाँ पर क्या है हमारा, कि इसमें जो भी हमारे मतलब लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उसकी हम काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई इस चीज़ों का आपको यूज़ करना है और फ्यूचर प्लान आपको कैसे रखना है, और HIV और AIDS से आप कैसे बच सकते हो। अब अगर आपको याद हो तो बहुत जगह आपने देखा होगा रेलिंग निकालते हैं, रैली वगैरह निकलती हैं, लोग मोर्चा निकालते जाते हैं अपने, और पूरा मोर्चा लगाते हुए जाते हैं, HIV AIDS से बचना है, ऐसे बचना है, यूज़ करना है, ये करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो यही हमारी काउंसलिंग एक तरह से हो जाती है। अब अगर कुछ हम आउटकम्स के बारे में देखें कि HIV क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको खींच रहा हूँ। तो आउटकम्स क्या है, कैपेसिटीज ऑफ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनिट हैज बीन स्ट्रेंथन, यानी कि जितने भी हमारे प्रोग्राम कंट्रोल है इन सबको हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ पहुंचानी है। फिर टेक्निकल सपोर्ट यूनिट वर स्टेबलाइज नेशनल स्टेट लेवल टू असिस्ट इन प्रोग्राम मॉनिटरिंग, जो हमारा टेक्निकल सपोर्ट है उसको हमें मतलब स्ट्रेंथ करना है कि वो हमारा क्या कर सके, मॉनिटर प्रॉपर कर सके यहाँ पर। फिर यहाँ पर और देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप WHO के साथ पार्टनरशिप, इंप्रूव ब्लड सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं हम यहाँ पर, इंप्रूव कंडोम प्रमोशन एक्टिविटी इंप्रूव हुई है। फिर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल HIV टेस्टिंग पॉलिसी जिसमें टेस्ट वगैरह प्रॉपर होते हैं। तो ये कुछ आउटकम्स है, देखो हर किसी में आउटकम्स निकलेंगे, जो आपने पढ़ा जो आप चाहते हो वही आउटकम्स में हमारा क्या होगा, रिजल्ट निकल के आएगा। तो वो आप यहाँ बना कर भी चाहो तो लिख के आ सकते हो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इसी सब के बारे में, जो हमारा नेशनल एड्स जो हमारा एड्स या फिर HIV हम कंट्रोल प्रोग्राम बोल सकते हैं। अब सेकंड डिसीज हमारी आती है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। अब ये इनके इंपॉर्टेंस के बेस पर हमने अरेंज किया है, तो कंफ्यूज मत होना, सारे के सारे 9 प्रोग्राम आपको मिलेंगे। तो इसमें भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े से रफ नोट्स आप बनाते जाओगे ना, आपको समझ भी आएगा और आप याद भी अच्छे से रख सकते हो। तो अब हमारा सेकंड है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, तो इसको शॉर्ट में हम IDSP बोलते हैं। अब ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। अब इसके नाम से हम समझते हैं कि क्या कहानी है, क्योंकि एग्जाम में जब आपके पास आएगा ना तो आपके पास सिर्फ ये नाम होगा, बाकी कहानी आपको जो है इसी से याद रखनी है। तो ये नाम से समझो कि क्या कहानी है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा इंटीग्रेटेड, यहाँ सेकंड डिसीज है और यहाँ हमारा सर्विलेंस है। अब यहाँ पर एक टर्म अगर मैं आपसे पूछूँ कि सर्विलेंस का मतलब हमारा क्या होता है, तो मोस्टली लोग कहेंगे कि नजर रखना है, या किसी पर हम क्या करें, नजर एक तरह से रखे जा रहे हैं। अब सर्विलेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल आज की दुनिया में हमारा क्या है, CCTV कैमरा। तो CCTV कैमरा एक्चुअल में क्या है कि हर तरफ हमारे सर्विलेंस हो रखी है, यानी कि हमारी कोई भी जो दुकान शॉप हो गया, रोड वगैरह हो गया, किसी के घर के आगे हो गए, तो हर तरफ CCTV लगे हैं। तो इससे क्या होता है, हम नज़र रखते हैं कि कोई बंदा कैसे आ रहा है, क्या जा रहा है, वो है। तो ये हमारा सर्विलेंस से मतलब समझ गया, नजर रखना। अब यहाँ पर एक और टर्म क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रेटेड डिसीज। तो इंटीग्रेटेड डिसीज का मतलब क्या है, तो अगर केवल हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करें डिसीज, तो भाई केवल डिसीज तो समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बीमारी में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पता लगा रहे हैं, किसी बीमारी के ऊपर हम नजर रख रहे हैं कि वो बीमारी फैल ना रही हो या बढ़ रही हो। अब यहाँ पर वर्ड आ गया इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा हमारी क्या है, बीमारी, यानी कि मल्टीपल डिजीज हमने ले रखी है। अब इन पूरे का जो हमारा सब्जेक्ट, ये पूरा हमारा प्रोग्राम है, इसका मतलब क्या समझ आता है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि मान लो हमारे पास डिसीज है, कोई A नाम की हो गई, B हो गई, C हो गई या D हो गई, ये हमारी 4 डिसीज है। अब हमको क्या रखना है, इन चारों डिसीज पे एक साथ नजर रखनी है। यानी कि कई बार होता है कि भैया हम नजर रख रहे हैं तो चारों को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक चारों यहाँ पर डिसीज लेनी। अब इन चारों पे हम क्या कर रहे हैं, सर्विलेंस रखे हुए हैं और इनके बारे में प्रॉपर की क्या कैसे चल रहा है, ये कर रहा है। तो इन सब के बारे में प्रॉपर क्या कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं, इनके केयर वगैरह कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों को हम नजर रख रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम।
तो अगर हम यहाँ सिंपल बोलें तो जो हमारा IDSP है वो हमारा एक स्टेट बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम है। अब स्टेट बेस्ड करते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको मैनेज करती है। अब ये हमारा लॉन्च किया गया था नवंबर 2004 में इंडिया के अंदर। अब जो सर्विलेंस है इसका मेनली मतलब क्या होता है कि ये कलेक्शन एंड एनालिसिस करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा की। इन्फॉर्मेशन को आप डाटा भी बोल सकते हो। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मान लो यहाँ पर 4 अपनी कोई लिए डिसीज लिए, तो हम क्या करेंगे इन चारों डिसीज को सर्विलेंस करेंगे, ऊपर से नजर रखेंगे और इन चारों डिसीज से जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे डाटा को, देन उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम कोई भी अपने रिजल्ट पर निकलेंगे कि कौन सी बीमारी हमारी कैसे फैल रही है, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम उस बीमारी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ वगैरह है वो इंप्रूव हो सके और इंपॉर्टेंस हमारी हेल्थ से रिलेटेड बनी रहे। तो यही हमारी होती है एक्चुअल में। तो डिसीज सर्विलेंस इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ वेरियस डिसीज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। तो यही हमारा समझ आ रहा है यहाँ पर। सर्विलेंस हमारा नजर रखना हो गया यहाँ पर, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं अपनी जो भी हमें नजर रखना है उसके थ्रू। और जो डिसीज सर्विलेंस हो गया इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वेरियस डिसीज है, देखो यहाँ पर एक डिसीज के बारे में बात नहीं की गई, वेरियस डिसीज है यानी कि हमारी मल्टीपल डिसीज हो सकती है। तो उन मल्टीपल डिसीज को हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के रूप में। यानी कि कोई भी जो हमारी मतलब डिसीज वगैरह है वो हमारी बीमारी ज़्यादा कॉज ना कर जाए, कोई मतलब ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए, तो उससे पहले हम उन सब बीमारियों को नजर रख रहे हैं और अपनी पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस में उसको रिपोर्ट करते जा रहे हैं। तो मेन एम जो हमारा पूरा का पूरा इस पूरे IDSP का है अब इस टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड रिस्पॉन्स टू आउटब्रेक। यानी कि जो मेन प्रोग्राम हमारा है वो क्या कर रहा है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है, यानी कि हम पहले से नजर रखे हुए और अगर हमें लगता है कि कोई बीमारी हमारी सीरियस होने वाली है या किसी जगह पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा बीमारी एकदम फैलने वाली है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से मतलब अपनी केयर प्रिवेंट कर सकें उस जगह को, जिससे कोई हैवी आउटब्रेक ना हो पाए। तो आउटब्रेक क्या होता है, जैसे कोरोना का एकदम आउटब्रेक हुआ था, यानी कि एकदम ही भाई भंडार लग गया था, एक जगह पे 1000 या 2-2 हजार पेशेंट निकल के आ रहे हैं, एक एक मोहल्ला पूरा का पूरा मोहल्ला कोरोना से मतलब पीड़ित हो रहा है। तो ये हमारे आउटब्रेक्स थे और ऐसी सिचुएशन हमारी क्या होती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि भाई अब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जो पहले से हमारे सर्विलेंस रखते हैं, यानी कि नजर रखते हैं और बीमारियों पे कि वो बीमारी हमारी फैले ना या वो बढ़ने रही है, और हमको अगर लगता है कि वो बीमारी कहीं फैल रही है तो तुरंत हम उसको प्रिवेंट करेंगे, अपने आने वाली जगह पर रोक देंगे और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ये सारी बातों को हम पहले से तैयार करके रखते हैं। तो यही हमारा होता है IDSP और इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई नो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन इसके अंदर हो रहा होगा, बस सिंपल सी कहानी इतनी समझो कि आप पहले ये मत पढ़ो इंटीग्रेटेड, आपको अगर याद रखना पहले पढ़ो डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। तो डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर सर्विलेंस रखते हैं, यानी कि पहले से उसके ऊपर नजर रखते हैं, उस बीमारी के बारे में पूरी स्टडी करते हैं कि वो बीमारी फैल रही है कि नहीं फैल रही, क्या कैसे है, और जैसे ही हमें लगता है कि वो बीमारी हमारी कहीं फैल रही है हम तुरंत वहाँ प्रिवेंटिव अपनी पूरी टीम भेज देते हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेडी रहते हैं, जिससे उस बीमारी का आउटब्रेक ना हो, मतलब वो बीमारी भारी भंडार में एकदम अटैक ना कर पाए सभी लोगों पे और वो फैल ना जाए। इसलिए हम ये डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम करते हैं। अब इंटीग्रेटेड डिसीज क्या हो गया कि डिसीज हमारी मल्टीपल होगी, यानी कि हम एक साथ 4-5 डिसीजों पे एक साथ हम कर सकते हैं और इन सबके बारे में सेम स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव और एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, ये हमारा इसेंशियल डाटा टू मॉनिटर प्रोसेस ऑफ ऑन गोइंग डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये हमारा ऑन गोइंग डिसीज पर भी करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वही कोरोना ले लीजिए, जब कोरोना हमारा चल रहा था, फैल रहा था, तो हम जब मतलब फैल गया था उस टाइम पर भी हम उस पर नजर रखे हुए थे। तो ये ऑन गोइंग डिसीज प्रोग्राम भी हो गया। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ IDSP इज टू स्ट्रेंथन द डिसीज सर्विलेंस इन द कंट्री। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, हमारे जो डिसीज सर्विलेंस है उसको ताकत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे अच्छे से नजर रख सके। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, हमारी जो एफिशिएंसी है जो प्रोग्राम है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके हमारी। थर्ड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर एंड डेवलपिंग हाइपोथेसिस। तो यही फंडा सेम है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले IDSP का समझा रहा था कि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर को कि ये 4 डिसीज है वो हमारी किन किन कारणों से हो रही हैं, और हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, नजर रखी इस पे 1 महीने या 1-2 साल नजर रखी। अब हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो कोरोना, मान लो कोरोना पे कोई नजर रखा हुआ तो बोल सकता है कि आने वाले 1 महीने में ये कोरोना हमारे पूरे के पूरे देश में फैल जाएगा, तो यही अच्छा है कि अभी से हम इसको बचा लें। तो इस तरह की हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, जो हुआ नहीं है वो हम डेवलप करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है तो अभी से आप इसको बचा सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, लिस्ट ऑल द कंडीशन अंडर सर्विलेंस टू प्राइमरी हेल्थ के अंदर। जितनी भी हमारी कंडीशन है वो हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में सारे क्या करेंगे, लिस्ट बना के कंटेन करेंगे। फिफ्थ है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर ट्रांसमिशन डिजीज, हम क्या करेंगे जो फैल रही है उसको हम प्रिवेंट करेंगे। फिर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिजीज, यही है कि कंट्रोल ये जनरल वाले कुछ चीज़ें इनको आप एडअप कर सकते हो। देन एफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ इंटरवेंशन प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम बीच में जब वाले हैं उसको हम और इफेक्टिव बना सकें। और लास्ट हमारे यहाँ पे आता है टाइमली, कंप्लीट, रेगुलर एंड हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमको क्या है शॉर्ट टाइम में टाइमली यानी कि अच्छी, कंप्लीट यानी कि पूरी, रेगुलर एंड यानी
कि कंटिन्यूस मिलती जाए, यानी कि ऑनगोइंग में मिलती जाए, एंड हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि एकदम बढ़िया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती जाए। तो ये हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव हो गए इसके। अब इसमें हमारे जो है 6-7 ऑब्जेक्टिव है, तो आप चाहो सिर्फ 5 अच्छे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, इतने आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। अब बारी आती है कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं IDSP में, हम करते कैसे हैं। तो इसमें हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये काम कैसे करता है, यानी कि पूरा हमारा जो पूरा IDSP है ये कैसे वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कुछ इसके सब सेंटर्स बने हैं। सब सेंटर जो हमारे स्पेशल IDSP के हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं सर्विलेंस करके। अब वो हमारे बताते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद, यानी कि PSC हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, ठीक है। अब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के पास, यानी कि हमारी ये एक डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के पास आती है। अब डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के पास हमारी यहाँ से आई, साथ में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट है DSU है, इसके पास हमारी और कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे हमारे आती है प्राइवेट प्रैक्टिशनर, यानी कि जो हमारे नॉर्मल प्राइवेट वगैरह जो अपने क्लिनिक वगैरह खोल के बैठे, वो कोई भी अगर उन्हें ऐसी सर्विलेंस मिलती है कि भाई बता देते हैं तुरंत यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट में कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डेंगू फैल रहा है या बहुत ज़्यादा हमारा मलेरिया फैल रहा है। फिर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह हो गए, वो अदर हॉस्पिटल हो गए, या प्राइवेट लेबोरेटरी, यानी कि मान लो कोई भाई रिसर्च कर रहा है और इस रिसर्च करते करते उसको पता लगा कि ये वायरस हमारा ऐसे फैलता है, तो वो तुरंत हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट में पहुंचा देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है CSC, वो यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, मेडिकल कॉलेज वाले इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी वाले। तो ये सब तरह पर इन तरह से हमारा क्या होता है, जितना भी डाटा कलेक्ट हुआ है सर्विलेंस के थ्रू, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट DSU के पास पहुँच जाता है। अब DSU जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट है, वो हमारी स्टेट सर्विलेंस यूनिट यानी कि SSU के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, और ये हमारी पहुंचाती है कंट्रोल सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट यानी कि CSU के पास पहुंचाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जो हमारी DSU है वो हमारी और भी होंगी, वो डाटा यहाँ पहुँचाएंगे, और भी होंगी वो डाटा यहाँ पहुँचाएंगे। तो इस तरह हमारा स्टेट क्या है, जितने भी उनके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाले उन सबसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो सारा का सारा डाटा वो सेंट्रल के पास पहुँचाते हैं, सेंट्रल सारे स्टेट से कलेक्ट करके और फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। देन उसके बाद वो रिस्पॉन्स और डिसीजन अपना लेते हैं कि भाई किस स्टेट के लिए कैसे क्या करना है। तो ये हमारा था ऑर्गेनाइज सिस्टम कि इस तरह हमारे ये पूरा काम करता है। अब यूजेज ऑफ सर्विलेंस देखा था हमारा, तो सर्विलेंस का सिंपल यूज़ क्या है कि हमने जो इंप्लीमेंट किया है कोई भी हेल्थ प्रोग्राम, उसको मॉनिटर कर सकें, क्योंकि सर्विलेंस का मतलब चेक करना होता है। तो हम यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं अपने इंप्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम को। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सर्विलेंस एक्टिविटी, जो हमारी सर्विलेंस एक्टिविटी है उसको हम इंप्रूव कर सकें। फिर टाइमली इनिशिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्शन, जो पब्लिक हेल्थ एक्शन है वो टाइमली लिए जाए। अब सर्विलेंस हम कर रहे हैं, तो अगर हमें लगता है कोई प्रोग्राम में कोई कमी है, या इस प्रोग्राम को ये काम ऐसे टाइम पर करना चाहिए, वो काम उसने नहीं किया है, तो वो काम को हम तुरंत इनिशिएट करवा सकते हैं, भाई आपने ये नहीं किया, तो वही काम हमारे यहाँ पर। फिर यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सर्विलेंस सिस्टम हो गया हमारा। फिर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप एट रिस्क, यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको रिस्क सबसे ज़्यादा है। तो जैसे मान लो कि भाई ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग बॉर्डर पार करके आ रहे हैं ज़्यादा बात, तो मान लो कोरोना फैला था, तो उस टाइम पर वो लोग ज़्यादा उसमें थे रिस्क में। जैसे मुंबई शहर बहुत ज़्यादा रिस्क में था, क्योंकि इसमें बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह हमारा पॉपुलेशन का जो रिस्क फैक्टर वाला ग्रुप है उसको हमें पता लगाना है। और लास्ट में टू अंडरस्टैंड द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जो महामारी तो नहीं हो सकती है, तो उस वाली चीज़ को भी हमें जो है पता लगाना है पहले से सर्विलेंस के थ्रू। तो ये हमारे हो जाते हैं यूज़ ऑफ सर्विलेंस हो जाते हैं। देन फंक्शन ऑफ IDSP आते हैं कि भाई इनके फंक्शन क्या होते हैं। देखो कोई भी प्रोग्राम है उसके फंक्शन, आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव, ये तीन चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर पढ़नी है, बाकियों को थोड़ा बहुत आप नजर रख सकते हो। तो फंक्शन के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, बाकी इंट्रो 4 चीज़ें आप लिखोगे, आपका जो प्रोग्राम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फंक्शन देखा था, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ हेल्थ ट्रेनिंग वर मोर नेसेसरी, यानी कि ये हमारा वो एरिया फाइंड आउट करता है जहाँ पर हमको जो है हेल्थ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर सेवरल एक्टिविटी आर कंबाइंड इनटू इंटीग्रेटेड एक्टिविटी टू टेक एडवांटेज ऑफ सिमिलर सर्विलेंस फंक्शन। अब मान लो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, जिससे हमें एडवांटेज मिल सके और एक ही काम में हम 2-4 चीज़ों को कर सकें। देन इंटीग्रेशन विद मेडिकल कॉलेजेस, बोथ प्राइवेट कॉलेज, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं अपने मेडिकल और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के साथ में, जिससे हमको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सके। फिर टू प्रोवाइड एसेंशियल डाटा टू मॉनिटर प्रोसेस ऑफ गोइंग डिसीज, कोई भी डिसीज के लिए जो एसेंशियल डाटा वो हम प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे, फंक्शन इसका है। फिर इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एक्शन, पब्लिक हेल्थ एक्शन को इंप्रूव करना है। गुड फीडबैक एंड रैपिड रिस्पॉन्स, ये फीडबैक अच्छा मतलब, और रैपिड रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स हमारा करता है। एफिशिएंट कम्युनिकेटिव सिस्टम, डेवलपिंग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी डेवलप करनी है। तो इसमें प्रोग्राम भी आप चाहो जो भी आपको देखना है, थोड़ा बहुत आप शॉर्ट भी कर सकते हो जब आप अपने नोट्स लिखोगे, तो एकदम कंपलसरी नहीं है कि आपको यही पूरा करना है, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हो। लास्ट में हमारे आते हैं आउटकम्स ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्या आउटकम्स निकल के आया पूरा IDSP, वो क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक। हम क्या कर
सकते हैं, कोई आउटब्रेक होने से पहले हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, भाई ऐसा ना हो। फिर रिडक्शन इन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, या सॉरी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, यानी कि हम मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेंड सर्जन, हम ट्रेंड सर्जन को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। इनिशिएट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन 26 स्टेट, इससे क्या हुआ, हमारा जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम था वो हमने इनिशिएट किया 26 अलग अलग मतलब राज्यों में यहाँ पर। फिर इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर ऑपरेशनल इन 12 स्टेट, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे चालू किए गए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन, हाई रिस्क पॉपुलेशन को हमने आइडेंटिफाई किया। फिर मंथली हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे बीन ऑर्गेनाइज वेरी स्टेट, जो मंथली हेल्थ वाला एक मतलब दिन बना दिया जिसने दिन हम अच्छे से हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस को भी हमने यहाँ पे क्या किया, कम किया। तो यहाँ हमने पूरी बात की अपने IDSP के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट है और सबके आप समझ गए होंगे। अब थर्ड हमारा यहाँ पे आता है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो द पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1995, ये 1995 में हमारा लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। नाउ द प्रोग्राम यूजेज द ओरल पोलियो वैक्सीन और OPV, ये प्रोग्राम में हमारे क्या होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन यूज होते हैं, जिसको शॉर्ट में हम OPV बोलते हैं। अब एज पर द न्यूट्रिशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर पल्स पोलियो आर डन ट्वाइस ईच अदर, तो अकॉर्डिंग टू अभी जो हमारा चल रहा है इम्यूनाइजेशन डे, उसमें हम क्या करते हैं, साल में 2 बार ये वैक्सीन को पिलाते हैं। अब अगर सिंपल मैं आपको इसके बारे में जनरल बात बताऊं तो आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का वो ऐड दिखा होगा कि देखा आपने लापरवाही का बताइए, अगर आप क्या करोगे, पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाओगे तो बच्चे में क्या होता है, लकवा वगैरह मार जाता है। तो ये हमारी बहुत ही जरूरी एक मतलब वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो बच्चों में दी जाती है। और हर गाँव क्षेत्र में जो हमारे नॉर्मल क्या होता है, आपके ये बूथ लगते हैं पोलियो बूथ, वहाँ जाके आप इनको लगवाते हो, मतलब ड्रॉप पिलवाते हो। और अगर कोई बच्चा रह जाता है तो उसके बाद जो आशा लोग होते हैं, जो नॉर्मल मतलब काम वगैरह करते हैं घर में, वो क्या आते हैं आपके घर विजिट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा रह गया तो उसको फिर पोलियो पिला के आते हैं, क्योंकि ये हमारी एक मच मोर इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। अगर ये किसी बच्चे को नहीं मिलती है तो बहुत चांस है कि भाई उसको क्या हो जाएगा, लकवा वगैरह मार सकता है। तो पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन हमारी मच मोर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी कोई बच्चा हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि भाई पोलियो वैक्सीन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। अब जो हमारा WHO है उसने 24 फरवरी 2012 को जो हमारा मतलब देश है इंडिया है, उसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया था जिसमें क्या हो रहा था, वाइल्ड पोलियो वायरस फैला हुआ था। क्योंकि भाई हमारे देश ने क्या किया, लगातार जब से मतलब 1995 इंडिया लॉन्च हुआ तब से लगातार इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि भाई पोलियो से कोई रह ना जाए, बच्चा कोई बच ना पाए पोलियो वैक्सीन से, और उसको दिया इस वजह। और सबसे ज़्यादा रोल इसमें प्ले किया था उनके पेरेंट्स ने, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो नहीं है। तो जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की जब बात आती है तो भाई इंडिया के पेरेंट्स सबसे आगे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को जाकर पिलाई, पोलियो बूथ पे जाके वैक्सीन वगैरह लाइन में लग के पिलवाई, पर जरूर पिलवाई। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो पोलियो के मतलब जो वो थे बच्चे जो ज़्यादा हो रहे थे पेशेंट वगैरह, वो कम हो गए हमारे। और 2012 में हमारे जो WHO उसने रिमूव कर दिया इंडिया को, भाई इंडिया में अब कोई भी ऐसा वाइल्ड पोलियो वायरस नहीं फैला हुआ है या कोई पेंडेमिक वगैरह नहीं है, तो इसको 2012 में रिमूव कर दिया। उसके बाद देखा जाए तो अबाउट 172 मिलियन चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज ड्यूरिंग ईच नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, तो जो हमारा हर एक नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पर लगभग 172 मिलियन बच्चों को जो हमारी ये वैक्सीनेशन है वो करवाई जाती है। फिर अंडर दिस प्रोग्राम और चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर आर टू बी एडमिनिस्ट्रेड 2 डोज ऑफ OPV इन दिसंबर एंड जनवरी। तो यहाँ पर हमारे जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन सबको 2 डोज पिलाई जाती है हमारी हर साल दिसंबर और जनवरी में ओरल पोलियो वैक्सीन की। अब 2005 में इंडिया हमारा पहला वो था देश था जिसने क्या किया था, मोनोवैलेंट वैक्सीन का यूज़ किया था। लेकिन 2010 से जो हमारा इंडिया है वो मतलब बाईवैलेंट वैक्सीन का यूज़ करता है। बाईवैलेंट मतलब 2 बार ये हमारी वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाती है और इसमें कुछ अलग अलग चीज़ के होते हैं। आपको इतना ज़्यादा नहीं जानना, आप बस प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हो, आपके लिए मोर देन इनफ है। अब इसके अगर ऑब्जेक्टिव देखे जाए तो देखो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, आप 2-3 ऑब्जेक्टिव मतलब इतने भी लिख लोगे आपके लिए मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर देखा जाए टू बूस्ट पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आउट, यानी कि यहाँ पर क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको बूस्टअप करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये प्रोग्राम हमारा पहुँच सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पल्स पोलियो प्रोग्राम का। सेकंड क्या है, आउट ब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन कंडक्टेड अर्ली एज पॉसिबल। आउट ब्रेक रिस्पॉन्स जो हमारा होता है उससे पहले ही हम क्या करते हैं, अर्ली एज पॉसिबल हमको ये चीज़ क्या है अपनी डन करवानी है, इम्यूनाइजेशन हमको डन करवाना है। थर्ड क्या है, नॉट अ सिंगल चाइल्ड शुड मिस द इम्यूनाइजेशन एंड लीव एनी चांस टू पोलियो ऑक्यूरेंस। हमारा एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पोलियो की ड्रॉप ना मिले, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको पोलियो की ड्रॉप मिले। साथ में टू इंप्लीमेंट अ डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे जो भी परफॉर्मेंस है बच्चों कितने मिले उसको हम मॉनिटर कर सकें।
और साथ में इसके लिए कुछ एनजीओ भी हमारे ओपन हुए हैं। तब एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, कितने लोगों को बताया कमेंट्स में लिख के बताओ। तो एनजीओ हमारे ओपन किए गए जो क्या कर सके और क्वालिटी ऑफ इंप्रूव कर सके। तो बाकी के आप खुद रीड कर लेना, नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। अब प्रिंसिपल के बारे में बात करें, पोलियो एलिमिनेशन क्या था, मतलब पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए तो जो मेन हमारा प्रिंसिपल इसका क्या था कि जो पोलियो का हमारा जो वायरस है वो हमारा मेनली ह्यूमंस को ही अफेक्ट करता है, एनिमल वगैरह में नहीं करता। तो इसको एलिमिनेट करना थोड़ा सा ईजी था। अब इसके लिए क्या हमने इम्यूनिटी को लाइफ लॉन्ग कर लिया, यानी कि इम्यूनिटी हमने स्ट्रॉन्ग। इसके लिए हमने क्या किया, बचपन में 5 साल तक लगातार पोलियो की ड्रॉप्स दी है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और पोलियो वायरस का कोई इफेक्ट ना हो पाए। थर्ड क्या था, वायरस कैन ओनली सर्वाइव फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए हमारा सर्वाइव होता है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट बहुत आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी अगर देखी जाए इसके लिए हमारी क्या थी, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी अगर देखी जाए क्या कहते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन। आपको क्या करना है, रूटीन में लगातार आपको यहाँ पर क्या है, पोलियो वैक्सीन आपको यहाँ पर यूज करवानी है। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ केसेस ऑफ एक्यूट फ्लैरेज पैरालिसिस। अब मैंने बोला यहाँ पर पैरालिसिस हमारी होती है, तो जो भी हमारी एक्यूट कंडीशन यानी कि हम मॉनिटर करते जाएंगे और अगर किसी बच्चे में धोखे से कुछ भी दिखता है तो तुरंत हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। थर्ड है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी, यानी कि इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी में कुछ और एडअप वगैरह करने वो चीज़। और फोर्थ हमारे यूजिंग पल्स पोलियो बूथ, पल्स पोलियो बूथ का हम यूज़ करेंगे। और लास्ट है हाउस टू हाउस एक्टिविटी। अगर पल्स पोलियो बूथ में भी कुछ लोग नहीं आते हैं तो हम एक्टिविटी घर घर जाकर करेंगे और ये 5 स्टेप से हम देखेंगे, मतलब लास्ट में हम घर ही चले गए भाई उनको पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। तो ये 5 स्टेप है जिससे हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को बचा सकते हैं पोलियो वायरस से। बाकी फंक्शन देखे जाए अगर हम पल्स पोलियो प्रोग्राम के, तो यहाँ पर क्या है, वैक्सीनेशन एफिकेसी को हम मॉनिटर करते हैं, भाई किसको क्या कैसे मिल रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन, कोई बच्चा बच तो नहीं गया, उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट में पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा पल्स पोलियो पोलियो वायरस है वो हमारा ट्रांसमिट वगैरह तो नहीं हो रहा, डेवलप वगैरह तो नहीं हो रहा है। और 2014 मार्च में एक और नियम लागू किया गया, जो फॉरेन वाले मतलब ट्रेवलर होंगे या उनके बच्चे होंगे उनको भी पोलियो की वैक्सीन देना कंपलसरी होगा। तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये कुछ हमारे फंक्शन था जो इसके, बाकी आप कुछ रीडअप कर लेना, शॉर्ट में ही आके हैं। अब आउटकम्स देखे जाए हमारे क्या क्या है, तो द नंबर ऑफ रिपोर्ट केसेस ऑफ पोलियो आर डिक्लाइंड फ्रॉम 1000 ड्यूरिंग 1982 टू 2010, यानी कि 1982 जब से शुरू हुआ लेकर 2010 तक हमारे जो नंबर ऑफ पेशेंट है या वो है वो लगभग हमारे या तो खत्म हो गए या बहुत ही मतलब माइनर हो गए यहाँ पर। फिर इंडिया एफर्ट टू पोलियो एरेडिकेशन इज कमेंडेबल, यानी कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो पोलियो एरेडिकेशन में दिखाया है वो हमारा सराहनीय, मतलब इतना शायद ही कोई देश कर पाया होगा। तो नंबर 1 हमारा इंडिया ही है पल्स पोलियो प्रोग्राम में सबसे आगे। फिर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ पोलियो फ्री नेशन WHO ऑन 27 मार्च 2014। अब जो हमारा WHO उन्होंने इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया था 27 मार्च 2014 को, जब इन्होंने उससे रिमूव भी कर दिया था कि भाई आप जो है पोलियो फ्री देश हो। उसके बाद द क्रेडिट आल्सो गोज टू द पेरेंट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिलो ईयर, यानी कि इसका क्रेडिट बच्चों के पेरेंट्स को भी जाता है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको बहुत अच्छे से निभाया है। और बस यही है हमारा पूरा आउटकम प्रोग्राम, इसके हमारे ये आउटकम्स निकलते हैं। तो 3 प्रोग्राम के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब कितने लोग अभी तक मेरे साथ है वो कमेंट्स पे लेके बताओ, देखते हैं भाई इतनी लॉन्ग वीडियो कौन कौन देख रहा है हमारे साथ। तो अब जो हमारा 4th यहाँ पर जो मतलब प्रोग्राम आता है वो आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसको हम शॉर्ट में जो है UIP बोलते हैं। अब अगर इसके नाम से समझे तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि भाई इसमें मोस्टली चीज़ों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। तो जैसे जो हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम था वो सिर्फ हमारा पोलियो वायरस के लिए था कि हम अपने जो बच्चों उनको पोलियो वायरस के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें हम बहुत सारी डिसीज लेती हैं और उनसे अपने बच्चों को या खुद को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करवाते हैं। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये हमारा एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है विच इज लॉन्च बाई WHO इन 1974। जो हमारा WHO के द्वारा क्या हुआ था 1974 में लॉन्च किया गया था और ये इंप्लीमेंट में लाया गया था जनवरी 1985, यानी कि 1985 से ये हमारा इंप्लीमेंट यानी कि लागू हो गया था अच्छी तरह से। नाउ इसको हम जो है यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारा मेनली बच्चों के लिए होता है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है हमारा। अब यहाँ पर देखा जाए तो द मेन एम इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 6 प्रिवेंटेबल डिसीज। अब ये 6 प्रिवेंटिव डिसीज यहाँ लिखिए, लेकिन कई जगह पे आपको 7 या 12 प्रिवेंटिव डिसीज, तो जितनी भी हमारी जनरल डिसीज होती हैं उन्हीं को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 लिखी हैं, आपको कहीं और भी थोड़ा ज़्यादा मिले तो कन्फ्यूज होता है, हम उनको भी एडअप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी 6 प्रिवेंटेबल डिसीज है, उनके अगेंस्ट में क्या किया जाता है कि हम यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं ऑलरेडी पहले से।
तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि जो हमारा यूआईपी है यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, तो आप जानते हो कि जब हमारे बच्चे वगैरह मतलब आते हैं, छोटे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पहले से इम्यूनिटी नहीं होती और जो नए नए हमारे वायरस बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी नहीं होती स्टार्टिंग में। तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि ये बीमारी हो सकती है, तो पहले से हमने कुछ वैक्सीन बनाई हुई है। अब वो वैक्सीन हम क्या करते हैं कि बच्चों में टाइम टू टाइम देते रहते हैं, और जब टाइम टू टाइम वैक्सीन देते हैं तो इससे क्या होता है, उन बच्चों के बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती हैं, और इससे क्या होगा कि जब ये हमारी जो बीमारियां डिसीज है वो बच्चों पे अटैक करेंगी, तो बच्चे इन बीमारियों से लड़ सकेंगे और उनको कोई भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और यही उनका मेन मोटिव है कि जो बच्चों को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कैसे उनको पहले से प्री वैक्सीन देकर, यानी कि पहले से वैक्सीन दे देंगे जिससे ये बीमारियां हमारी उनको ना हो। तो यहाँ पर 6 बीमारियों के बारे में बात की जा रही है। पहले हमारी डिप्थीरिया है। तो डिप्थीरिया में बेसिकली क्या होता है, नोज एंड थ्रोट का इन्फेक्शन है कि भाई गले और नाक में इन्फेक्शन हो जाता है। सेकंड हमारा वूपिंग कफ है, जिसको हम जो है परटेसिस नाम से भी जानते हैं। तो भाई कफ आप समझ रहे हो, खांसी वगैरह बहुत तगड़ी होने लगती है। थर्ड हमारा टिटेनस है। तो टिटेनस आपको बताया कि कहीं भी लोहे की जंग वगैरह अगर कहीं लग जाती है तो तुरंत टिटेनस का इंजेक्शन लगवाया जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या करता है, मसल्स वगैरह में इन्फेक्शन कॉज कर देगा, पस वगैरह आ जाएगा और पेन होगा खतरनाक वाला। फोर्थ हमारा यहाँ आता है पोलियो। तो पोलियो के बारे में आप लोग अच्छे जानते हो, इससे पहले प्रोग्राम में पढ़ भी चुके हैं। फिफ्थ हमारा आता है मीजल। तो जो हमारे मीजल्स है, ये क्या वायरल इन्फेक्शन होता है जो बच्चों में हो जाता है, तो इसे भी हमको प्रिवेंट करना है। रेस्पिरेटरी अटैक वगैरह में होता है। और लास्ट हमारे यहाँ आता है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो इससे भी हमें अपने बच्चों को बचाना है। तो ये हमारी कुछ ऐसी डिजीज है जिनको हम प्रिवेंट कर सके, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई ये बीमारी खतरनाक है, लेकिन हम इनको प्रिवेंट कर सके हैं। तो इसी प्रिवेंट करने के लिए हम जो कुछ वैक्सीन है उनको ऑलरेडी हम पहले से हम क्या करते हैं, अपने बच्चों में क्या करते हैं, लगवाते हैं, जिससे वो बच्चे अपने आप को सेव कर सके। अब इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन एंड लार्जली फॉर रिड्यूक्शन ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल अंडर डिजीज, यानी कि मेनली हमारे क्या करते हैं, डिसीज को प्रिवेंट करने में हमारे काम आते हैं। अब इसके लिए कुछ और नई वैक्सीन भी हमारी ऐड की गई हैं, जैसे हमारा जैपनीज एनसेफेलाइटिस हो गया, जेई हो गया, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई। तो यहाँ पर और देखा था 6 की जगह हमारे 8 तो यही हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लगभग 10-12 डिसीज है, 6 मैंने यहाँ लिख दिए। मेन आपका प्रोग्राम है, उसको आप अच्छे से समझो। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए कि ये हमारा लगभग 100% कवर करता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और लगभग 85% कवर करता है हमारे जो बच्चे हैं इन्फेंट वगैरह, उनको कवर करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो वही ओवरऑल क्या करेगा, इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग करेगा, मतलब पूरा का पूरा, टू डेवलप अ गुड सर्विलेंस नेटवर्क, सर्विलेंस प्रोग्राम इंप्रूव करेगा, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करेगा, और कोल्ड चेन इक्विपमेंट को मतलब क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, जिससे हमारी जो वैक्सीन है उनको प्रॉपर तरीके से रखा जा सके। फिर टू रिड्यूस सोशल बैरियर टू एक्सेस इम्यूनाइजेशन सर्विस, जो सोशल बैरियर्स है, यानी कि जो मतलब वैक्सीन लेने से बच्चों को रोक रही है चीज़ें, उनको ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और लास्ट में क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा अपना सफिशिएंट सस्टेबल फूड फ्लो फॉर ऑल द लेवल, यानी कि जो ऑल लेवल है उन सबके लिए फंड, यानी कि रुपए वगैरह की कमी ना पड़े। स्ट्रेटजी के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या करेगा, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, यानी कि जो लोग छोड़ देते हैं या लोग जो मतलब नहीं लेते हैं वैक्सीन वगैरह, उस रेट को कम करना है हमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक जो है वैक्सीन वगैरह पहुंचानी है। फिर स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल सर्विस एट ऑल लेवल, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो इंस्टीट्यूशनल सर्विस है उन वगैरह को। कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, जो मतलब मोबिलाइजेशन मतलब क्या, मूवेबल बनानी है, यानी कि हम मैक्सिमम से लोगों तक पहुँच सकें अपना जब। फिर मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग सुपरवाइजन, और इसके बाद ये देखो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आप खुद भी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही सारी गिनी चुनी बातें हैं। अब वही मैं कह रहा थ्योरेटिकल टर्म है, आपको बस समझते जाना है, और खुद से जब तक आप नहीं लिखोगे ना तब तक आपको याद नहीं रहेगी। मैं अभी से बोल रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपको इस तरह करना है, समझ आता रहेगा, लेकिन आपको लिखने के लिए खुद से लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अब यहाँ आता है शेड्यूल ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कि कैसे कैसे दी जाते हैं। तो यहाँ के लिए आप बस एक चार्ट को याद कर लेना, ये चार्ट आप पता लग जाएगा कि जब बच्चों का बर्थ होता है तो उस टाइम पर उनको दी जाती है BCG OP, यानी कि बैक्टीरियल कैलमेट ग्यूरॉन, एक हमारी ये वैक्सीन हो गई, और यहाँ ओरल पोलियो वैक्सीन हो गई, ये वैक्सीन दी जाती है हमारी। और ये हमारी रूट ऑफ क्या है, हमारा इंट्राडर्मल है, यानी कि ठीक है। सेकंड हमारी है DPT OP, DPT क्या है, डिप्थीरिया पर्टसेस टिटनेस, यानी कि 3 यहाँ पर हमारी वैक्सीन हो गई। और चौथी हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन हो गई, ये 6 हफ्ते के बच्चों करीब दी जाती है और इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। फिर यहाँ पर जब ये 10 हफ्ते का हो जाता है तब उनको फिर से यही दी जाती है DPT OP, और ये भी इंट्रामस्कुलर दी जाती है। अब ये सेम वैक्सीन हमारी फिर से दी जाती है जब वो 14 हफ्तों का हमारा हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर मीजल्स के लिए वैक्सीन दी जाती है जब वो 9 महीने का होता है, ये हमारी सबक्यूटनस दी जाती है। तो ये कुछ हमारा जनरल शेड्यूल था कि कैसे कैसे जो है बच्चे को वैक्सीन वगैरह दी जाती है हमारे यहाँ पर। अब इसके अगर बारे में हम आउटकम्स के बारे में बात करें तो जो पॉसिबिलिटीज़ हमारी इम्यूनाइजेशन की वो अर्बन एरिया के बच्चों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई अर्बन एरिया में हमारी फैसिलिटी प्रॉपर है, तो गांव क्षेत्र में इतने ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं है और उनको ये चीज़ें ज़्यादा नहीं मिल जाती हैं। फिर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ हायर फॉर चिल्ड्रन इन फीमेल हाउस होल्ड। अब जो घर में मतलब फीमेल्स वगैरह घर पर रहते हैं, यानी कि हाउस वाइफ ज़्यादा रहती हैं, वो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं। मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ कि जो लड़कियाँ काम करती हैं, पर एक फैक्ट है, यानी कि जो लड़कियाँ घर पर ज़्यादा रहती हैं, मतलब जो लेडीज़ वगैरह शादी के बाद, तो वो जो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं हर चीज़ में, क्योंकि जो मेड वगैरह
होती हैं, आया वगैरह होती हैं, वो इतना ध्यान नहीं आपको पता है। तो ये जो फीमेल हाउस होल्ड होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देती हैं। बॉयज़ आर मोर लाइकली देन गर्ल्स टू बी इम्यूनाइज, बॉयज़ ज़्यादा चांस होते हैं कि बॉयज़ ज़्यादा इम्यूनाइज होता है। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन राइज विद द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर्स अबाउट इम्यूनाइजेशन। अब जो मदर्स हमारी एजुकेटेड ज़्यादा होती हैं, वो मदर्स में मतलब ज़्यादा चांस है वो मदर कि वो अपने बच्चों का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। तो चिल्ड्रंस आर मोस्ट लाइकली टू बी इम्यूनाइज फ्रॉम द बेस्ट जोन। अब ये कुछ एरिया है, इन जोन में ज़्यादा हमारे जो है इम्यूनाइजेशन हो सकती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है आउटकम्स के, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। अब हमारे यहाँ पर 5th प्रोग्राम आता है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो अब मैंने वही बोला कि आप नाम से समझा लो। तो यहाँ पर अगर हम जनरल नाम देखें तो क्या है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा वो प्रोग्राम है जो हमारे में क्या कर रहा है, लेप्रोसी को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो अब लेप्रोसी क्या है इसको पहले जान लो। तो लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्टेड डिजीज, ये हमारे क्रॉनिक इन्फेक्टेड डिजीज है जो हमारा कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा। अब ये कुछ जनरल बात है जो आपको लिखनी पड़ेगी अगर ये प्रोग्राम आ रहा है तो। अब इट इज यूजुअली अफेक्ट द स्किन एंड पेरिफेरल, जो हमारा जो बैक्टीरिया है यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, ये हमारा मेनली क्या करता है हमारे स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो हमारे जनरली लॉन्ग है, 5 से 7 साल के लिए तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो हमारा NNCP यानी कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है वो हमारा लॉन्च किया गया था 1955 में टू कंट्रोल लेप्रोसी थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड रिड्यूस द केस लोड। तो मेन यही है कि जो हमारा नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम वो 1955 में लॉन्च किया गया था और मेन एम यही था कि हमारा क्या करेगा, लेप्रोसी को कंट्रोल करेगा, उनका अर्ली डिटेक्शन करेगा और उनके जो रिड्यूस करेगा उनके लोड को। तो यही सारी कहानी आपको बस डेफिनेशन भी आएगी ना, तो आपको यही वाली सबसे पहले चिपकानी है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। तो और इसका और क्या है, टू स्ट्रेंथन द इरेडिकेशन प्रोसेस ऑफ लेप्रोसी इन द कंट्री। और बाकी जो हमारा प्रोग्राम है उसका मेन एम यही है कि हमारी जो कंट्री से पूरा इरेडिकेट कर सके, यानी कि लेप्रोसी को ही पूरा खत्म कर सके। तो ये हमारा इसका मेन प्रोग्राम है। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, टू डिटेक्ट ऑल केसेस ऑफ लेप्रोसी, ये हमारे पूरे लेप्रोसी के सभी केसेस को डिटेक्ट करेगा। देन टू ट्रीट द ऑल डिटेक्टेड केसेस ऑफ लेप्रोसी, जितने हमारे डिटेक्ट किए उन सबको ट्रीट करने की कोशिश करेगा एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड टिल इट्स क्योर और रिकवरी। और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है यानी कि उससे जो नुकसान हो रहे हैं उन सबको ट्रीट करेगा जब तक हमारी प्रॉपर रिकवरी ना हो जाए। बाकी जो मेन ऑब्जेक्टिव पूरे प्रोग्राम का क्या है, टू अचीव एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एट नेशनल लेवल बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जब ये हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो तो इस प्रोग्राम के खत्म होते होते जो हमारा लेप्रोसी है वो पूरा एलिमिनेट हो जाए हमारे पूरे कंट्री से। तो ये हमारा मेन इस चीज़ का प्रोग्राम है। बाकी इसका मेन यही है कि स्ट्रेंथ डिसेबिलिटीज प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाई लेप्रोसी। जो लेप्रोसी से अफेक्टेड हो गया उसको थोड़ी ताकत प्रोवाइड करनी है, प्रिवेंशन करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, ये सब काम करनी है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ लेप्रोसी, इसको मॉनिटर रिव्यू भी करना है। और साथ में टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ऑल कैटेगरी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, जो हेल्थ प्रोफेशनल उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है कि वो खुद इस चीज़ से बच कर रहें। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की लेप्रोसी हमारा फैलता कैसे है, तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ये इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट से फैल सकता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, जैसे छींकना या फिर खांसना हो गया। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और विद द इंसेक्ट वेक्टर और टैटू नीडल्स वगैरह। तो यही हमारा है कि ये हमारा अगर किसी पर्सन के हम क्लोज है जिसको भाई लेप्रोसी वगैरह है तो चांस है कि आपको भी हो सकता है। सेकंड है कि भाई मैंने बताया कि जो टैटू वगैरह करवाते हैं ना ऐसी जगह पे, चांस होते हैं कि भाई किसी के उन्होंने किया, आप उसको वो नीडल्स बदल तो रहे नहीं है तो उस पर ब्लड लग जाता है। अगर उसी से उन्होंने टैटू किसी और को बना दिया तो बहुत चांस है कि भाई अगर ब्लड किसी का मतलब इन्फेक्टेड वगैरह किसी बंदे में आ गया, HIV के चांस हैं और लेप्रोसी वगैरह, तो ये भी चांस है। तो इसलिए बचकर रहो कि ऐसी चीज़ों से तो बिल्कुल अवॉइड करो। अब जो हमारे ये नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम है इसमें NGO या फिर WHO का क्या रोल होता है, तो जो NGO हमारे हैं और जो NGO की फुल फॉर्म आपको कमेंट्स बतानी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, ये हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सर्जरी वगैरह, मतलब जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको सर्जरी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, वो चीज़ हमारी। उसके बाद देयर कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन रिड्यूसिंग द लेप्रोसी, इनका जो है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है कि हमारे लेप्रोसी को रिड्यूस करा रहे हैं। उसके बाद देयर आर 290 NGO वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लेप्रोसी थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में लगभग 290 NGO ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ लेप्रोसी के फील्ड में काम कर रहे हैं, लेप्रोसी के फील्ड में। तो एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद WHO आल्सो सपोर्ट द प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग एंटी लेप्रोसी ड्रग, जो WHO उसने बहुत सारे एंटी लेप्रोसी ड्रग वगैरह प्रोवाइड करे हैं, उनको मॉनिटरिंग करवाता है। तो इस तरह WHO हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये इन्वॉल्वमेंट हो गया हमारे इन चीज़ों में। अब अगर हम आउटकम्स के बारे में बात करें
तो ये प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है, इसका जो मेन प्रिंसिपल यही है कि ये लेप्रोसी एलिमिनेशन को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है अपने गोल को। तो कर भी रहा है, बाकी अभी और भी है तो उसको भी करेगा। फिर ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम अचीव नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर सॉफ्टनिंग लेप्रोसी पेशेंट, यानी कि जो हमारे मतलब लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी राहत प्रोवाइड करवा के। फिर रिजल्ट इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ डायग्नोसिस एंड केयर सेल्फ रिपोर्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, केयर डायग्नोसिस हमारी बढ़ाकर, और लार्ज नंबर ऑफ जनरल हेल्थ केयर स्टाफ हैज बीन ट्रेन, और साथ के साथ जो हमारा जनरल हेल्थ केयर स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। तो ये आउटकम्स हमको इस प्रोग्राम से यहाँ पर मिले हैं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई केस में। तो देखो ऐसे जो प्रोग्राम है ना, इनके बारे में आप और अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें लेप्रोसी आ गई। तो बीमारी आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, कॉलोजी के बंदे हो, आप आधा पेज तो लेप्रोसी के बारे में ही सारा का सारा लिख दोगे। ऑब्जेक्टिव वही कि इसको कम कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे, ये सारी बातें हो गई। और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे होता है। फिर WHO NGO ने क्या किया है, हॉस्पिटल वगैरह जिससे हमारी मतलब पेशेंट ठीक होंगे, NGO भाई सपोर्ट कर रहा है, और आउटकम्स में हमारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, और हमें और चांस है कि भाई हमारे और पेशेंट वगैरह ठीक हो। हेल्थ केयर स्टाफ है उसको ट्रेनिंग वगैरह मिली। तो ये कुछ हमारे वो हो गए यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर 6 प्रोग्राम आता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी के लिए हमारा एक प्रोग्राम है। तो इसके बारे में भी मोस्टली चीज़ें आप लोग पहले से जानते होंगे। तो इसमें अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सारी कहानी लिखनी है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक हमारे इन्फेक्टेड डिजीज होता है विच इज कॉज बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम। अब ये मेनली हमारा अफेक्ट करता है जो हमारे लंग्स होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं, बोन्स, जॉइंट, स्किन, इनको करते हैं। तो मेनली जो हमारे करते हैं लंग्स को और इंटेस्टाइन को। अब इससे क्या होता है कि जो हमारे अगर ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो मेनली हमको होता है क्रॉनिक कफ, यानी कि खांसी हमें लगातार बहुत ज़्यादा आती है। और कुछ केस में जो हमारी खांसी है, जो कफ है, उसके साथ में स्प्यूटम भी आने लगता है। और कई केस में ब्लड के साथ स्प्यूटम आता है, यानी कि जो मतलब स्प्यूटम आता है, थूक वगैरह आता है, बहुत ज़्यादा कफ आता है, तो उसमें ब्लड भी साथ में आ जाता है। तो ये हमारे एक मतलब मेन सिम्टम हो गया, ट्यूबरक्लोसिस का हो गया। नाउ दिस जो हमारी डिजीज है वो स्प्रेड होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये हमारी इन्फेक्टेड पर्सन उससे, और कफ, स्नीजिंग, टॉकिंग, बात करना, माउथ टू माउथ ड्रॉपलेट हो गए या क्लोज कॉन्टैक्ट हो गए, तो इन सबसे भी हमारे ये जो फैल सकता है। अब सिम्टम्स वही है, क्रॉनिक कफ जो मैंने आपको बता दिया, फीवर, इसमें हाई फीवर आएगा, नाइट स्वेट, रात में पसीना ज़्यादा आएगा, और वेट लॉस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में। तो देखो इसकी प्रोग्राम की डेफिनेशन तो आप सिंपल लेकर आ सकते हो कि दीज आर दोज प्रोग्राम विच आर बेसिकली डेवलप टू रिड्यूस या फिर टू रिड्यूस द ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी को फैलने से या कंट्रोल द ट्यूबरक्लोसिस फैलने से, कंट्रोल करने से रोकने के लिए हमारे प्रोग्राम बनाया गया। अब ये प्रोग्राम हमारा इनिशिएट किया गया था 1962 में टू डायग्नोस मैनी केसेस ऑफ टीबी बाई प्रोवाइडिंग, यानी कि ये हमारे टीबी के पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए 1962 में बनाया गया था, विच प्रोवाइडिंग सक्सेसफुल केयर, जिसमें हम पेशेंट को सक्सेसफुल केयर प्रोवाइड कर सकें। सेट अप डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर बना सकें, इसको हम क्या है DTC बोल सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के अलग अलग चीज़ें कर सकें। फिर एक्सपेंड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, इसमें हम क्या कर सकें, केमिकल के थ्रू अपने वो पेशेंट है उसको ठीक कर सकें। इंप्रूव एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग, जो हमारी लोगों में ट्रेनिंग है कैसे हम ठीक करेंगे उसको और ज़्यादा एग्जिस्ट यानी और अच्छा बना सके। उसके अलावा मोर देन 10 मिलियन केसेज ऑफ एक्टिव टीबी अकर्ड इन 2016 में लगभग 10 मिलियन केस टीबी के निकल के आए थे, और 1.3 मिलियन डेथ भी करीब हुई थी। उसके बाद सिंस 2000 द नंबर ऑफ न्यू केसेस पर ईयर हैज डिक्लाइन और रिड्यूस। अब 2000 के बाद से क्या हुआ यहाँ पर कि बहुत सारे जो हमारे नंबर ऑफ न्यू केसेस है वो हमारे डिक्लाइन हुए या फिर रिड्यूस हुए। किसकी वजह से? हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, क्योंकि इसमें हमने अवेयरनेस फैलाई, डायग्नोस किया है, और अब तो हमारे टीबी वगैरह के जो है पैसे मतलब ड्रग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, भाई क्या उद्देश्य हमारे इस प्रोग्राम का यहाँ पर। तो टू डील विद द प्रोग्राम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस थ्रू इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस, यानी कि यहाँ पर मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस में प्रॉब्लम होती है उनके साथ डील करने के लिए यहाँ पर टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी केयर फॉर ऑल पीपल विद टीबी। यूनिवर्सल एक्सेस चाहिए कि भाई जो भी हमारे पेशेंट है उनको हाई केयर मिल सके, जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं हमारे। उसके बाद रिड्यूस द ह्यूमन सफरिंग, जो ह्यूमन सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से उसको हम रिड्यूस कर सकें यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्रोटेक्ट वनरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम टीबी, जो ज़्यादा मतलब ऐसे चांस है जिन लोगों को ज़्यादा मतलब हो सकता है टीबी, उन लोगों की हम क्या करेंगे, स्पेशल केयर करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्टिविटी इन ट्रेनिंग रिसर्च, यानी कि जो हमारे ट्रेनिंग वगैरह है, टीचिंग प्रोवाइड, इन सबको हम स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। फिर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ एट लीस्ट 90% ऑफ न्यू टीबी पेशेंट, यानी कि हम मैक्सिमम जो भी हमारे नए टीबी के पेशेंट आ रहे हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% पेशेंट को हम क्या कर सकें, ठीक कर सकें, ट्रीट कर सकें।
और लास्ट हमारा क्या है कि हम यहाँ पर सर्विलेंस सिस्टम डेवलप कर सके प्रॉपर अपने देश के लिए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब यहाँ फंक्शन आउटकम देखा जाए तो क्या क्या हमें निकलता है, तो ट्यूबरक्लोसिस हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी, यानी कि जो आउटब्रेक वगैरह ना उस चीज़ में, सोशियोलॉजी वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट, प्रोग्राम मॉनिटरिंग, इन सब में हम क्या है ट्यूबरक्लोसिस को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर लगभग 17 ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडेड पैरामेडिकल स्टाफ, 17 ट्यूबरक्लोसिस के हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, इंक्लूड जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह। ऑल पेशेंट आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, जितने भी हमारे पेशेंट हैं उन सबको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कीमोथेरेपी मिल रही है और अच्छे से केयर मिल रही है। तो ये हमारा पूरा आउटकम्स है कि भाई फंक्शन आउटकम्स हमारे हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अपना पूरा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना 7th प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। देखो मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग के हमारे थोड़े ज़्यादा लेंथ है, लेकिन लास्ट के हमारे शॉर्ट में सारा कुछ आप समझते जाओगे। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, अब यहाँ पर हमारा जो टर्म मेन क्या है, मेंटल है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में और मेंटल में हम क्या क्या कैसे कैसे ट्रीट कर सकें। तो मेंटल इलनेस इज अ मेडिकल कंडीशन दैट डिस्टर्ब पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग, मूड, एबिलिटी टू रिलीज टू अदर्स एंड डेली फंक्शनिंग। यानी कि जो मेंटल इलनेस है वो एक्चुअल में हमारी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारा पेशेंट या पर्सन है उसकी सोचने की क्षमता, फील करने की क्षमता, उसका मूड हो गया या एबिलिटी टू रिलीज टू अदर एंड डेली फंक्शनिंग, ये सब हमारी खराब हो जाती है और नॉर्मल बिहेव नहीं करता, यानी कि नॉट नॉर्मल बिहेव। तो ये हमारा पूरा हो जाता है मेंटल इलनेस में, यानी कि हम बोल सकते हैं मेंटल वाली कंडीशन में कि पेशेंट एक तरह से हम सिंपल बोलते हैं पागल हो जाना। यानी कि पागल क्यों बोलते हैं, जो हम लोग नॉर्मल काम करते हैं वो नॉर्मल काम नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं यहाँ पर। अब इट इज़ अ कंडीशन विच रिजल्ट्स इन डिविनाइज कैपेसिटी फॉर कोपिंग विद द ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ लाइफ। तो इसका सिंपल मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो पेशेंट हमारे नॉर्मल लाइफ यानी कि जो रेगुलर लाइफ को अपने रूटीन को कॉपी नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनकी जो डिमिनिश्ड कैपेसिटी हो जाती है, डिमिनिश मतलब हो जाता है खत्म हो जाना एक तरह से, तो उनकी कैपेसिटी ये खत्म हो जाती है कि वो नॉर्मल कंडीशन में रह पाएँ और जो उन्होंने कल काम किया वो आज भी कर पाएँ। जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते वो नॉर्मल लाइफ वो नहीं जी सकते। उसके बाद जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वो है लॉन्च किया गया था 1982 में। अब देखो जितनी भी सन है ना आपको कैसे याद रहेंगे, आप एक काम करना रट्टे ही लगाने पड़ेंगे। तो एक तरफ आप क्या करना, यहाँ पर जितनी भी सन है उन सबको लिखते जाना, एक तरफ जो उनके लॉन्च ऑफ डेटा वो यहाँ पर आप याद रखने जाना, और बस इस तरह आप इनको याद कर सकते हो सन वगैरह को। यही मेन है, इसको याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। अब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में लॉन्च हुआ था और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसको हम जो है यहाँ पर DMHP बोलते हैं यहाँ पर, तो इसको भी याद रखना है। तो ये हमारा लॉन्च हुआ था 1996 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके बाद इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन इन मेंटल हेल्थ। इसका जो मेन एम हमारा यही है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर सके और मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट कर सके, हम यही हमारा है। फिर यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव जनरल हेल्थ सर्विस, हम जनरल हेल्थ सर्विस को इंप्रूव कर सकें। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमारे जो मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको हम ट्रीट कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो यही हमारी कुछ बातें हैं नेशनल हेल्थ की। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि इसमें हम प्रोवाइड कर सकें मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर टू दोज हु आर इन हाई रिस्क, यानी कि जो हाई रिस्क में है उनको हम क्या कर सकें, मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर, इसको हटाओ यहाँ पर, टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी टू दोज हु नीड इट, जिनको जरूरत है उनको हम मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ है ना इसके बारे में लोगों को सच में नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए मेंटल लोगों का इलाज से ज़्यादा उनको बस मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं और अंदर भर देते हैं। तो उनके इलाज के लिए जो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज उनको प्रॉपर प्रोवाइड कर सके हेल्थ केयर वाले सिस्टम में और सोशल डेवलपमेंट में, यानी कि आम लोगों को भी उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर सके। टू डिटेक्ट एज वेल एज मैनेज एंड रेफर केस ऑफ एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी के केस होते हैं कुछ मतलब दौरे वगैरह पड़ने, उस केस को हम यहाँ पर डिटेक्ट करें और उसको मैनेज करें और उसको हम रेफर कर दें कि वो वही एपिलेप्सी का केस है, पागल होने का केस नहीं है। तो पागल होना एपिलेप्सी थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है। फिर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इन कम्युनिटी टू इंश्योर केस ऑफ केयर गिवर्स, हम क्या कर सके, अर्ली डिटेक्ट कर सके कोई भी पेशेंट वगैरह जिससे हम उसकी प्रॉपर केयर वगैरह कर सके। एनकरेज द यूज ऑफ अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल गोल, हम क्या कर सके, जनरल मतलब अवेयर कर सके लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में। सिंपल सी बात है। कंपोनेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, जो पेशेंट के इल है उनको ट्रीटमेंट कर सके। फिर उनको रिहेबिलाइजेशन, यानी कि उसको जब तक मतलब प्रॉपर ठीक नहीं होते नॉर्मल तब को उनको रिहेबिलाइजेशन सेंटर वगैरह में भेजें। उसके बाद प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, उनको प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंट करना है और प्रमोट करना है उनको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, यानी कि वो अच्छे से अच्छे सब ठीक हो सके। अब इसके आउटकम्स के बारे में बात करें
तो हमारे लिए पॉसिबल तो है कि हम क्या कर सकें, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बना सकें, बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। सही देखा जाए तो इंडिया में इसके ऊपर ज़्यादा मतलब प्रोग्राम वगैरह नहीं है, और आपने देखा होगा अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं है। और आप अगर मैं मानूँ तो आप शायद अब पूरी बी फार्मेसी में पहली बार आप जो है मेंटल वगैरह के बारे में कुछ सुन रहे होगे या उसके बारे में कुछ पढ़ रहे होगे। तो इसके ऊपर अवेयरनेस हमारी थोड़ी कम है इंडिया के अंदर मोस्टली। द फुल पोटेंशियल ऑफ DMSE जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ ये प्रोग्राम हमारा है, हैज़ नॉट बीन रियलाइज एंड द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन हैज नॉट। जो हमारा ये वाला है डिस्ट्रिक्ट, इसका भी जो है फुल पोटेंशियल हमारा नहीं निकला और ये भी काम प्रॉपर अच्छे से नहीं होता है। देयर वाज सेवरल फोल्ड इंक्रीजेज इन द बजट एलोकेशन फॉर दिस प्रोग्राम। जो हमारा ये प्रोग्राम है इसके लिए बजट कैटेगरी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंडिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इफेक्टिव मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम बाई गिविंग अटेंशन टू सर्टेन एरिया। इंडिया के पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये इस केयर में, यानी कि इस वाले एरिया में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में एक बड़ा मतलब अपना एक परचम लहरा सकते हैं। और अच्छा, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम में किया था वैसा यहाँ भी कर सकते हैं। तो यही हमारे इसके आउटकम्स है। अभी ज़्यादा कुछ इतना मिला नहीं हमको। अब जो हमारा 8th, अब 2 हमारे बच्चे, एक डीफनेस एक ब्लाइंडनेस, तो इसको हम पढ़ के हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा इसमें अब 8th प्रोग्राम आता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो ये इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NPPCD। ये फुल फॉर्म भी आप कई केस में याद रखना, कई केस में ये फुल फॉर्म से आपको पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो 1 घंटा हो गया है, बोलते बोलते पूरी बैटरी डाउन हो गई। चलो 2 और रह गए प्रोग्राम, इनको समझ के और यूनिट 3 को कंप्लीट ही करते हैं। तो जो हमारा डीफनेस के लिए, इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन हियर इज हियरिंग लॉस। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हियरिंग लॉस का। सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल जो क्या करते हैं लोग, मैक्सिमम टाइम जो है ईयरफोन लगाए रहते हैं, और वो सबसे बड़ा कॉज है। और आजकल जो प्रो बनते हैं या छपरी लोग बनते हैं वो फुल आवाज़ में बजाते हैं कानों में, तो इससे उनके कानों में नुकसान होते हैं। धीरे धीरे वो हियरिंग लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो इससे प्रिवेंट होना भी आपको अभी से मतलब बचना पड़ेगा। तो अगर डीफनेस को हम डिफाइन करें तो डीफनेस मीन्स द पर्सन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड स्पीच। अनेबल मतलब पीपल क्या कर रहा है भाई, समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोल रहा है सामने वाला, कैसे बोल रहा है। इन द प्रेजेंस, यानी वो सामने प्रेजेंट है तब भी। अकॉर्डिंग टू WHO अबाउट 63 मिलियन पीपल इन इंडिया हु डिस्ट्रेस बाई दिस इशू। यानी कि लगभग इंडिया के अंदर 63 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी है हियरिंग लॉस वाली। ड्यू टू दिस हियरिंग प्रॉब्लम अ सीवर लॉस ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑब्जर्व। अब अगर सुनने की क्षमता कम हो जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, ऑब्जर्व देखने को मिलती है। अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो टू प्रिवेंट अवॉइडेबल हियरिंग लॉस ड्यू टू एनी डिसीज और इंजरी। हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकें कि भाई हमारी जो हियरिंग लॉस है वो ना हो किसी इंजरी या डिसीज की वजह से। टू आइडेंटिफाई, डायग्नोस एंड ट्रीट ईयर प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच कॉज हियरिंग लॉस। हम जो हमारे ईयर प्रॉब्लम्स उनको हम डायग्नोस करें, आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें जिससे कोई बीमारी ना हो। टू रिहेबलाइजमेंट द अफेक्टेड पर्सन ऑफ ऑल एज ग्रुप। हम जितने भी पर्सन हैं उसको रिहेबलाइज कर सकें, यानी कि ट्रीट कर सकें। टू ट्रीट इंडिविजुअल ऑफ ऑल एज ग्रुप सफरिंग फ्रॉम डीफनेस मेडिकल। सभी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सभी ग्रुप के उनको हम ट्रीट कर सकें। टू कॉन्ट्रैक्ट अ हियरिंग एड यूजिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेस। हम हियरिंग एड्स वगैरह मतलब जो सुनने वाली मशीन वगैरह है उसको कंटेक्ट कर सकें जिससे लोग सुन सकें अच्छे से। टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड। हम क्या कर सकें, जो भी कमजोरी और ताकत उनको समझ के हम लोगों को बस ओवरऑल क्या है, हम हियरिंग प्रॉब्लम को सुलझा सकें, सॉल्व कर सकें। यही हमारा पूरे का मुद्दा है। कंपोनेंट क्या क्या है यहाँ पर, तो हमारा है सर्विस प्रोविजन, जो हम जैसे भी सर्विस है उनको प्रोवाइड कर सके बच्चों को, जो भी मतलब लोग वगैरह हैं। जनरेशन ऑफ अवेयरनेस थ्रू IEC और BCC। BCC हमारा होता है बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि इस कम्युनिकेशन के थ्रू। और IC हमारा है इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हमारी ये इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इनके थ्रू हम क्या कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें इसके बारे में कि आपको ज़्यादा मतलब ईयरफोन नहीं लगानी है, ज़्यादा तेज़ में सुनना नहीं है, कानों में कुछ भी डालनी नहीं है ऐसी चीज़। कभी कभी खुजली मचती है तो कुछ भी आप पेंसिल वगैरह डालते हो तो इससे नुकसान वगैरह हो सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, इनके बारे में मतलब पूरा बिल्डिंग तैयार करो। मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैन पावर को ट्रेनिंग मतलब पूरा करना है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन वगैरह करना है, ये कुछ कंपोनेंट हो गए। फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रेंथन द सर्विस डिलीवरी फॉर ईयर केयर के लिए सर्विस डिलीवरी कर सके। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ईयर ट्रीटमेंट सर्विस। ट्रीटमेंट टू ऑल द मैन पावर, ट्रीटमेंट कर सकें। टू मेक पब्लिक अवेयर ऑन प्रिवेंशन ऑफ डीफनेस। प्रिवेंशन ऑफ डीफनेस के लिए पब्लिक को अवेयर कर सकें। देखो सिंपल है, आप पढ़ोगे ना आपको सारी कहानी समझ आता है कि अब बहुत ज़्यादा ही सब हो चुका है, 1 घंटा करीब हो ही चुका है यहाँ पर। टू अवेयर पीपल अबाउट द डिसीज दैट इज वी टेक केयर ऑफ अवर ईयर बाई दीज मेथड। यहाँ पर हम लोगों को ये बताएं कि आप अपने कानों को इस तरह से बचा सकते हो। टू प्रमोट इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकें। ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर देखा जाए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो डॉक्टर हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कि आप कानों के लिए इस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हो। अब ENT डॉक्टर्स होते हैं हमारे, जो ईयर एंड मतलब डॉक्टर हमारे होते हैं
और कुछ हमारे ऑडियोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है कि हमारे प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड केयर प्रोवाइड कर सके हमारे ईयर के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पीडियाट्रिक शुड ट्रेन फॉर ट्रीटिंग ईयर डिजीज। अब जो पीडियाट्रिक वाले वो बच्चों के कानों वगैरह के लिए प्रॉपर इलाज कर सके। तो ये हमारा ट्रीटमेंट की चीज़ हो गई। अब आउटकम देखा जाए तो इंक्रीज अवेलेबिलिटी एट PSC एंड DSC, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इन पर हम अवेलेबिलिटी बढ़ा सके कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा मतलब अपनी चीज़ें पहुँचाओ और लोगों को ठीक कर सको। इम्प्रूव्ड सपोर्ट नेटवर्क फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग मतलब प्रॉब्लम वगैरह के लिए कर सकें यहाँ पर। इंक्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग टू इंश्योर बेटर ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हम क्या सकें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर सकें। नॉलेज अमॉन्ग हेल्थ वर्कर एंड रूट लेवल वर्कर्स, तो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं उनको हम प्रॉपर नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारे को जिसके आउटकम्स हो गए। अब हमारा जो लास्ट प्रोग्राम आता है वो आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब जिन लोगों को देखना वगैरह कम हो जाता है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम मेनली हमारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च नेशनल लेवल ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि इंडिया हमारा पहला देश है जिसने ब्लाइंडनेस के ऊपर कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया है। आज तक किसी देश ने कभी नहीं किया था। तो NPCB जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है वो लॉन्च किया गया था 1976 में एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम, यानी कि इसको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया है। इट्स मेन गोल इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ ब्लाइंडनेस। इसका मेन एम यही है कि जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, उसको जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम कम करना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथिंग द स्ट्रेटजी ऑफ NPCM, हम इसकी ताकत मतलब डेवलप करें और स्ट्रेंथ पहुंचाएं अपने पूरे प्रोग्राम को। प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी आई केयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, हाई क्वालिटी, आपको पता है आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो हम हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। टू इन्हांस कम्युनिटी अवेयरनेस ऑन आई, कम्युनिटी अवेयरनेस हम आई के ऊपर बढ़ा सकें और उनको स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा नहीं लेना है, कैसे प्रिवेंट करना है स्ट्रेस को वो बचा सकें। टू रिड्यूस द ब्लाइंडनेस बैकलॉस, ब्लाइंडनेस मतलब पूरा होने से कैसे रिड्यूस कर सकें। टू इम्प्रूव पब्लिक नॉलेज ऑन आई ट्रीटमेंट, आई ट्रीटमेंट के लिए पब्लिक को नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर सकें। टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट आई केयर प्रोफेशनल इन अ वॉल्यूमेनिक ऑर्गेनाइजेशन, हम मतलब प्राइवेट आई का ट्रीटमेंट कैसे करें प्रोफेशनल, ये सारी बातें हो गई। टू बिल्ड द ह्यूमन रिसोर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी फॉर आई केयर, के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स क्या कैसे हो सकते हैं। स्ट्रेटजी सिंपल देखा जाए यहाँ तो कंट्रोल ऑफ अवॉइडेबल मतलब ब्लाइंडनेस जिसको हम अवॉइड कर सकें, उन ब्लाइंडनेस को हमें अवॉइड करना है। ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक पर्सनल, हमें जो इतने भी पर्सनल मतलब आई वाले हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीनिंग आई कैंप एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑपरेशन, यानी कि जो आई के कैंप वगैरह लगते हैं ना, वो कैंप वगैरह लगाओ, लोगों तक केयर फैसिलिटी प्रोवाइड। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटी, जो IEC एक्टिविटी है वो करो, हम आई के लिए लोगों को अवेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रमोटिंग आउटरीच एक्टिविटी एंड पब्लिक अवेयरनेस, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी एक्टिविटी प्रमोट करें और पब्लिक को अवेयर करें। टारगेट डिसीज क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ग्लूकोमा हो सकता है, लो विजन, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस कोई बचपन से हो सकता है, या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी के थ्रू कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो सिचुएशन है। फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो प्रिवेंट करो टारगेट डिसीज जो हमारी है कैसे कैसे उनको, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा मेन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सबको हम डेवलप करके अपने आई केयर को बचा सकते हैं। आउटकम्स अगर देखा जाए तो इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट इन आई केयर फैसिलिटी, हम क्या करें जो मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हैं उनको हम इंक्लूड लेकर आए अपने आई केयर के लिए। टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें हम NGO वगैरह को बाकी आई डिसीज के लिए। सेटिंग अप मोर PSC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या विजन सेंटर्स हमारे स्पेशल इसके लिए होते हैं उनको हम बढ़ाएं, जैसे जब वो हमारे आई केयर फैसिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाएँ। प्रोविजन फॉर सेटिंग अप मल्टीपर्पज डिस्ट्रिक्ट मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर बेटर कवरेज। अब ये क्या हमारा मल्टीपर्पज डिस्ट्रिक्ट मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट हमारा क्या है, मोबाइल का मतलब होता है कि वो मूव कर सके, यानी कि हमको ऐसी फैसिलिटी बनानी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो इधर उधर से मूव करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो आई की प्रॉब्लम कॉज करते हैं उनके पास पहुँच के उनको प्रोवाइड कर सके, प्रॉपर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, मतलब उनको इलाज वगैरह प्रोवाइड कर सके। तो यही थी हमारी सारी कहानी इसके बारे में। तो आई होप अब आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो हमने इस वीडियो में टोटल अपने जो है 9 प्रोग्राम कवर किए थे, हमने बेसिक फंडा कवर किया था और इतना सारा कुछ हम जो है इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो देखा जाए ऑलमोस्ट हमने अपनी पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट इस वीडियो में कवर कर दिया। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इतनी वीडियो लेंथी है तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और कमेंट्स करके भी आप बता सकते हो कोई भी डाउट्स वगैरह है। बाकी एक NGO की फुल फॉर्म मैंने कमेंट्स में पूछी वो आपको बताना। बाकी आप क्या समझते हो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को, तो इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने कंटिन्यूस इतनी वीडियो देखी, वैसे तो कोई नहीं होगा, अगर किसी ने बाई चांस देखी है तो वो कमेंट्स करके बता सकता है। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंटिन्यूस हमारी 1 डेढ़ घंटे की 1 सवा घंटे की वीडियो पूरी देखी है। तो बस यही था आज की इस पूरी वीडियो में। बाकी
जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वेबसाइट वगैरह आप विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने यूनिट 4 और उसको भी हम कंप्लीट 1 वीडियो में कवर करेंगे। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।